नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है कहाँ पर? हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यशाला में आपका स्वागत है। किस बात की ये कार्यशाला है? जैसे कि मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, संविधान सभा का 8वां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 के बीच में जो हुआ, उस 8वें सत्र पर हम ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं। पूरे 1 महीने तक ये चर्चा चलने जा रही है। कुछ मित्रों ने कल कहा था कि सर अनुच्छेद कब आएंगे? तो भाई 16 तारीख पहला दिन जब था, तब हमने राष्ट्रमंडल के संदर्भ में पंडित नेहरू जी ने जो प्रस्ताव रखा उस पर चर्चा की। इसके बाद में 17 तारीख को उस संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने उस पर जो विचार व्यक्त किए उस पर हमने चर्चा की। अब अनुच्छेद चर्चा करना शुरू कर देंगे। तो जूम और यूट्यूब के सभी साथी, स्वागत है उनका। और वर्कशॉप है ये। आपके कई प्रश्न जो है उसका प्रश्न इसी से संबंधित होना चाहिए। जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित हो तो बड़ा अच्छा लगता है, उसका जवाब देने में भी बड़ा आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात है, संविधान इतना व्यापक है, इतना बड़ा है, आप कई जगह से प्रश्न पूछ सकते हैं, आए नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आए आए। इसलिए हम उसी दिन की जो चर्चा है उस पर अपने आप को समेटे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमको 18 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। तो क्या हुआ? क्या अनुच्छेद पे चर्चा होगी? यस। संविधान सभा में जब जब सत्र हुआ, उस 7वें सत्र में जो अनुच्छेद जहां तक चर्चा में लाए जा चुके थे, उसके आगे वाले जो अनुच्छेद है उस पर चर्चा आज शुरू हो जाएगी। क्या शुरुआत में शुरू हो जाएगी? नहीं। क्या होगा, बात करते हैं। ये देख सकते हैं 18 मई 1949 भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट। क्या है एजेंडा? भारत शासन अधिनियम पर थोड़ी चर्चा होगी। भारत शासन अधिनियम 1935। आप कहेंगे 1935 का अधिनियम बीच में कहां से आ गया? हम तो 1949 में। अभी बात करेंगे। संविधान सभा के कुछ नियम हैं, नियमों पर चर्चा होगी और इसके बाद में आएंगे विभिन्न अनुच्छेद। लीजिए, ये 18 मई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब आ गए हैं सुबह 8 बजे। उस समय की 8 बजे, हम लोग 7 बजे मिल रहे हैं, लेकिन उस समय 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होती थी। भारत शासन संशोधन विधेयक, एक्चुअली में आप लोग जानते हैं कि देश की आजादी के बावजूद भी भारत शासन अधिनियम 1935 देश में चलता रहा। आप कहेंगे क्यों चलता रहा? क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। भारत शासन अधिनियम 1935 तब तक चलता रहा जब तक कि हमारा नया संविधान लागू नहीं हो गया। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था। इवन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी चलता रहा, जैसा आप जानते हैं। लेकिन हमारे संविधान सभा के पास इस बात का पावर था कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, उसमें भारत की व्यवस्था के अनुरूप अगर संशोधन की आवश्यकता है तो वो कर सकती थी। इसी संदर्भ में ये बात की जा रही है। अध्यक्ष आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। स्टार लगा हुआ है, जैसा मैंने कहा। स्टार मतलब अंग्रेजी में बोला है, वो इसका हिंदी रूपांतरण रख रहे हैं। एजेंडे में पहले आइटम एक विधेयक है जिसकी सूचना माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी थी, लेकिन वो बीमार है तो उनकी जगह पर एन.वी. गाडगिल साहब विचार रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात रखनी थी, लेकिन वो बीमार है इसलिए वो चले गए हैं, तो उनकी जगह पर एन.वी. गाडगिल साहब जो है वो उनके बिहाफ पर अपनी बात को रखेंगे। एन.वी. गाडगिल साहब का नाम लिया जाता है। एन.वी. गाडगिल साहब आते हैं और 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कहता है कि जो मेरा संशोधन है उसको स्वीकार किया जाए। क्या संशोधन है? एक तो संशोधन वो कह रहे हैं कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या, जरा देख लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम में 2 प्रावधानों के विषय में संशोधन करना। एक, कुर्ग, आप जान रहे हैं चीफ कमिश्नरी प्रांत जो थे, दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था, बलूचिस्तान था और कुर्ग था। एक कुर्ग से संविधान सभा में रिप्रेजेंटेशन के संदर्भ में एक संशोधन है। और एक संशोधन एक्चुअली में जो निरोधक गतिविधियों में जो जिनको डिटेन किया जाता है उसके संदर्भ में, संघ सूची में भी वो विषय आता है, राज्य सूची में भी वो विषय आता है, संवर्ती सूची में भी वो विषय है, तो उसके संदर्भ में परिवर्तन लाने के बारे में एन.वी. गाडगिल साहब जो कि क्या कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिहाफ पर संशोधन रख रहे हैं। आप ऐसा देख सकते हैं। एन.वी. गाडगिल साहब जो संशोधन ला रहे हैं उस पर 2 सदस्य एम अनंत शायमनम आयंगर साहब और ठाकुरदास भार्गव अपने विचार रखते हैं। और संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा होती है, क्योंकि कुर्ग का रिप्रेजेंटेशन को संदर्भ में थोड़ा सा बदलाव लाना है।
जैसे कुर्ग में पहले जो स्थिति थी और देश की आजादी के बाद में अब जो परिवर्तन आ रहे हैं, उस संदर्भ में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें संशोधन करने के लिए एन.वी. गाडगिल साहब ने ये बिल रखे हैं। और ये किसके बिहार पर रखे हैं? ये रखे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिहार पर, क्योंकि पटेल साहब जो है वो बीमार है। इसके बाद में संविधान सभा के नियमों में परिवर्तन के बारे में प्रस्ताव लाया जाएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, इधर मत देखना, ये मैं ढक देता हूं नहीं तो आपको दिख जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है, संविधान सभा के नियमों के संदर्भ में प्रस्ताव लाया जा रहा है, कौन लाएगा? बताइए जरा, वेट कर रहा हूं भाई मैं, बताइए नियमों में संशोधन के संदर्भ में कौन प्रस्ताव लाएगा? याद कीजिए दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम सत्र के दौरान ही शुरुआती दिनों में ही नियम समिति का गठन हुआ था। 15 सदस्यीय नियम समिति का गठन हुआ था। उस नियम समिति के अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और उस नियम समिति, क्या बात है, मान गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूट्यूब के साथी, जूम के साथी, इसलिए तो मैं कहता हूं आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो इस प्रकार के जवाब आते हैं। आप जानते हैं कि नियम समिति जो थी वो 15 सदस्य थी और उसमें एकमात्र, जैसा आप कह रहे हैं, एकमात्र महिला सदस्य थी, वो थी जी दुर्गाबाई। एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? जी दुर्गाबाई। आपने पहले के विभिन्न सत्रों में भी देखा कि जब कभी भी नियमों में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो ऑब्वियसली जी दुर्गाबाई के द्वारा ही लाया जाता है। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा लगा, आपने इस प्रकार का जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, ये जी दुर्गाबाई ही संशोधन ला रही है। ये किस प्रकार का संशोधन है? नियमों में संशोधन के संदर्भ में ये बात है। कुछ खर्चा जो संविधान सभा में होगा उसके संदर्भ में बात है। और बिल जो प्रस्ताव है उसके ऊपर पहले नजरुद्दीन जी अहमद साहब विचार व्यक्त करते हैं और इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब के बाद में जी दुर्गाबाई उनका जवाब देती है कि भाई हमने ये प्रस्ताव क्यों लाया, हम नियमों में संशोधन क्यों चाहते हैं। और इसके बाद में जी दुर्गाबाई द्वारा लाए गए नियमों में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। आप ये देख सकते हैं। अब जो है महत्वपूर्ण बात आएगी, कौन सी महत्वपूर्ण बात? संविधान सभा के अब जो असली जो काम है वो काम आने वाला है। आप मुझे कहेंगे संविधान सभा का असली काम क्या है? संविधान का निर्माण करना। आपने देखा कि संविधान सभा का पिछला जो सत्र था, 7वां जो सत्र था, उस 7वें सत्र में हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद किस प्रकार से होगी, इसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद हमने पारित किए थे। संविधान सभा में उस पर लंबी बहस हुई। अब जो 8वां सत्र है, जो कि परसों यानी 16 मई से जो शुरू हुआ, 16 और 17 मई को हमने राष्ट्रमंडल पे चर्चा कर ली, आज 18 मई है। अब संविधान सभा संसद के संदर्भ में विभिन्न अनुच्छेदों को पारित करेगी। संसद के कार्यकाल को लेकर, संसद के सदस्यों की योग्यता को लेकर, लोकसभा कब भंग की जा सकती उसको लेकर, लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल, ऐसे ऐसे मुद्दों पर आज चर्चा की जाने वाली और बहुत आपको आनंद आने वाला है। आप जानते हैं लोकसभा सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की एज है, राज्यसभा के मेंबर बनने हेतु 30 वर्ष की एज है। लेकिन संविधान सभा में इस विषय पर क्या बात हुई, क्वालिफिकेशन को संदर्भ में संविधान सभा ने क्या विचार रखे, आज एक एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे ही संविधान का मसौदा पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष आप बोलते हैं, अब हम भारत के संविधान के मसौदे पर विचार आरंभ करेंगे, ऐसे बोलते ही सेठ गोविंददास जी आते हैं। पहले सेठ गोविंददास जी के विचारों को हमने पहले भी जाना, कल भी हमने बात करी थी, लेकिन याद रखिएगा सेठ गोविंददास जी वो व्यक्ति है जो संविधान सभा में अक्सर इस विषय को उठाते हैं। कौन से विषय को? कि साहब भारत का संविधान भारत की भाषा में होना चाहिए, हमारी राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। वो ऐसा प्रश्न बार बार उठाते हैं। आज क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते। सेठ गोविंददास जी जो कि मध्य प्रांत से आते हैं, वो कह रहे हैं, सभापति जी, इससे पहले कि आप संविधान की धाराओं पर चर्चा करें, मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं। आपने कहा था, वो कह रहे हैं संविधान सभा के अध्यक्ष को, आपने कहा था, क्या कहा था? उनका सेंटेंस जरा देखिए। मैं सोच रहा था कि हम संविधान का मसौदा तैयार होने पर जितना जल्दी हो सके
उसका अनुवाद करा ले और अंत में उसे अपने मौलिक संविधान के रूप में पास करे। यदि कहीं भावार्थ लगाने में कोई अस्पष्टता या कठिनाई पेश आई तो अंग्रेजी कॉपी भी हवाले के लिए सामने रहेगी। ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विचार है। सेठ गोविंद दास जी उनके विचारों को याद रखेगा। आपने ऐसा प्रॉमिस किया था, आपने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। आगे वो कह रहे हैं कि अब वो उनके विचार देखिए। इसके बाद मैंने अभी अहिंदी भाषी प्रांतों का दौरा किया। बंबई गया, मैं गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, आसाम गया, बंगाल गया, उड़ीसा गया, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मैसूर, ट्रावनकोर, हैदराबाद गया। सब लोग मुझे एक ही राय के मिले कि हमारा मूल संविधान हमारी राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। हिंदी भाषियों का तो मत हम जानते ही हैं। आपने अभी इस संदर्भ में जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के विषय में मुझे मालूम हुआ कि जितनी धाराएं हम यहाँ पास कर चुके हैं उसका हिंदी में अनुवाद हो चुका है। तो वो कुल मिलाकर बात ये कह रहा है कि जब हम संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को पारित कर रहे हैं तो विभिन्न अनुच्छेद अंग्रेजी भाषा में रखे हुए हैं, तो हम अंग्रेजी भाषा में क्यों पारित कर रहे हैं? हमारा जब हिंदी वाला अनुवाद तैयार हो गया तो हिंदी वाला अनुवाद हम पारित क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा सेठ गोविंद दास जी प्रश्न उठा रहे हैं। अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं इसके बाद में? ये सत्य है कि वाद विवाद में एक बार मैंने ये वक्तव्य दिया था, उसी के अनुसार मैंने मसौदे का अनुवाद तैयार करने के लिए, जो कि मूल रूप में अंग्रेजी भाषा में बनाया गया था, समितियां नियुक्त की है। कुछ सज्जनों ने 3 अनुवाद भी कर लिए थे, एक हिंदी में है, एक हिंदुस्तानी में है और एक उर्दू में है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संविधान सभा में आज यानी 18 मई 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि हमने अनुवाद करवा लिए हैं, वो भी 3, एक हिंदी में करवाया है, एक हिंदुस्तानी में करवाया है और एक उर्दू में करवाया, ऐसा उन्होंने बोला। ये तीनों अनुवाद मुद्रित कर दिए गए थे और मुझे विश्वास है कि सदस्यों को कॉपी भी भेज दी गई, किंतु मैं समझता हूं कि इनमें से कोई भी मसौदा बहुत से सदस्यों को स्वीकार नहीं है और स्टीयरिंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके मुझे कहा है कि मैं एक और अनुवाद तैयार कराने के लिए, जो कि यथासंभव शुद्ध हो किंतु साथ ही जन साधारण की समझ में आ जाए, एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करूं। आप जानते हैं ना, मैंने हमेशा इस मंच से आपसे चर्चा करते हुए कई बार ये कहा कि भारत का संविधान की जिस तरह की भाषा जो है उससे कई बार संविधान एलीट डॉक्यूमेंट बन जाता है, अभिजात्य वर्ग का दस्तावेज बन जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो आज बात कह रहे हैं उसमें भी कहीं कहीं ये बात दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि मैंने जो ट्रांसलेशन करवाया, एक हिंदी में करवाया, एक हिंदुस्तानी में करवाया, एक उर्दू में करवाया, लेकिन कोई उससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसकी भाषा में थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैं एक और विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर रहा हूं जो कि और अधिक अच्छा ट्रांसलेशन करे और क्या शब्द बोला, जो जन साधारण के समझ में आ सके, आप और हमारे जैसे इंसानों को समझ में आ सके। इस प्रकार की बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। अब देखिए हमारी टेक्निकल टीम ने उसको हाईलाइट भी किया है। क्या हाईलाइट किया जरा देखिए। मैं अब भी अपने मत पर दृढ़ हूं कि यदि हम अपने संविधान को मौलिक रूप में अपनी वही भाषा में पारित करें तो ये हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सम्मान के अनुकूल होगा। ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा संविधान सभा में तालियां बजी। आप देख सकते हैं करतल ध्वनि, इस प्रकार की बात कही गई। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं अभी से आपको बता देता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब संविधान सभा में अपना अंतिम उद्बोधन देंगे, बहुत सुनिएगा, जूम वाले और यूट्यूब वाले, खासकर यूट्यूब वाले सुनिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब अपना अंतिम उद्बोधन देंगे तो इस बात पर वो निराशा प्रकट करेंगे, दुख प्रकट करेंगे कि मुझे संविधान को अपनी राष्ट्रभाषा में बनाना था जो मैं बना नहीं पाया, ये मुझे दुख है। वो ऐसा दुख प्रकट करेंगे। तो वो कह रहे मेरा तो स्पष्ट विचार है कि हमारा संविधान राष्ट्रभाषा में ही होना चाहिए। खैर एम तिरुमल्ला राव बीच में बोल रहे हैं जो कि मद्रास के हैं। वो क्या कह रहे, मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं श्रीमान, हिंदी में संतोषजनक अनुवाद उपलब्ध हो जाने की स्थिति में क्या ये विचार है कि इस संविधान को अंग्रेजी में स्वीकार करने की बात रहने दी जाए? जब संविधान हिंदी में तैयार हो जाएगा तो फिर क्या हम अंग्रेजी में इसको पारित करने वाली बात को छोड़ दें, ऐसा वो पूछते हैं। तो अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि मूल मसौदा अंग्रेजी भाषा में तैयार हुआ है और उसे स्वीकार करना है, किंतु यदि अनुवाद संतोषजनक हो जाए तो हम संविधान को अपनी भाषा में भी स्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऐसा कहते हैं।
कई बार मैंने इस मंच से ये भी बताया है कि संविधान सभा के संदर्भ में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। संविधान सभा में जिस विषय को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ, आपको लगता होगा अनुच्छेद 356, आपको लगता होगा आज जो अनुच्छेद 20 में जो लिख रखा है उसके संदर्भ में, आज जो अनुच्छेद 22 में जो लिख रखा है उसके संदर्भ में चर्चा हुई होगी। सबसे ज्यादा विवाद अगर किसी विषय को लेकर हुआ है तो वो भाषा को लेकर हुआ है। संविधान सभा के पहले दिन से ही भाषा संविधान सभा के विचार विमर्श का केंद्रीय बिंदु रहा है। भाषा कौन सी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, इसको लेकर आगे आने वाले सत्रों में भी हम चर्चा करेंगे। खासकर जब सितंबर वाला जो सत्र है, जब 12 सितंबर, अभी से बता रहे हैं आपको, हिंट दे रहे हैं, 12 सितंबर 1949, 13 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, जिस दिन हिंदी को भाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा, उस दिन की जो गर्मा गर्म जो बहस है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, भाषा संविधान सभा के विचार विमर्श का मुख्य बिंदु रहा है। भाषा, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, सबसे ज्यादा वाद विवाद हुआ। और अगर कोई व्यक्ति पूछा जाए तो व्यक्ति है महात्मा गांधी। गांधी जी हर दूसरे से तीसरे दिन किसी न किसी रूप में चर्चा में आते आते, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खैर, के संतानम क्या कह रहे हैं? मैं इसका अर्थ लगाता हूं कि यदि ऐसा हो भी तो इस पर समुचित वाद विवाद किया जाएगा, क्योंकि शायद हम में से कई सदस्य उस हिंदी अनुवाद पर संशोधन के सुझाव पेश करें, ऐसा वो कह रहे हैं। अध्यक्ष कह रहे हैं ठीक है, हाँ, सभा के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह अनुवाद पर संशोधन पेश करे जहां तक उसकी भाषा का संबंध है, किंतु उसके तत्व पर नहीं कर सकते, क्योंकि तत्व अंग्रेजी भाषा में स्वीकृत हो चुका होगा। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हिंदी में जब संशोधन आएगा तो हिंदी में जब संविधान आएगा तो उस पर संशोधन आएंगे, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन भाषा पर विचार विमर्श कर सकते हैं, तत्व पर नहीं। सैद्धांतिक रूप में जो बात अंग्रेजी में लिखी हुई है वो फाइनल है, ऐसा कहते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, जो मेरे मित्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं क्या लिखा होता है, अंग्रेजी भाषा में जो मतलब है वो मान्य होगा। खैर, आ रहे हैं नए अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद आज का आर्टिकल 67A के रूप में आ रहा है, यानी जब प्रारूप तैयार किया गया था उस समय वो अनुच्छेद नहीं था। खुद डॉक्टर BR अंबेडकर साहब संविधान सभा में संशोधन ला रहे हैं। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, जब आप संविधान सभा की बहस को आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर BR अंबेडकर जो संशोधन लाए जा रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं, केवल ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर BR अंबेडकर खुद भी संशोधन लाते हैं, मैंने ऐसा पहले भी कहा है, आज भी देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर एक संशोधन लेके आ रहे हैं, एक नया आर्टिकल जुड़वाना चाहते हैं 67A। वो कह रहे हैं क्या अनुच्छेद है वो जरा देख लीजिएगा, पहले अंग्रेजी में है फिर हिंदी में है, और मैंने हाईलाइट भी किया। मैं टेक्निकल टीम से भी निवेदन करूंगा इसको थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए क्या गजब का कंसेप्ट है हमारे टेक्निकल टीम का, बिल्कुल आपको हाईलाइट को भी बड़ा जबरदस्त हाईलाइट करके दिखाते हैं। एक अनुच्छेद जुड़वाना चाह रहे हैं, क्या जुड़वाना चाह रहे हैं? और आप मुझे बताइएगा, जूम वाले, यूट्यूब वाले, आप मुझे बताइएगा कि जो डॉक्टर BR अंबेडकर आज जो अनुच्छेद जुड़वाने के लिए जो प्रस्ताव रख रहे हैं संशोधन का, वो हुआ कि नहीं हुआ? क्या अनुच्छेद जुड़वाना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं संसद के किसी सदन में पेश किए गए अथवा किए जाने वाले किसी विशेष विधेयक के संदर्भ में संसद के सदनों की सहायता करने अथवा उससे मंत्रणा देने के लिए राष्ट्रपति 3 व्यक्ति मनोनीत कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर आज पहला संशोधन लेकर आए हैं, आर्टिकल 67 के पश्चात एक नया आर्टिकल जुड़वाना चाह रहे हैं और वो है 67A। वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई बिल संसद में लाया जाएगा उस बिल पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति 3 लोगों की एक कमेटी नियुक्त करेंगे। इस प्रकार का बिल, संशोधन का बिल डॉक्टर BR अंबेडकर लेके आए। अब मुझे बताओ ये स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूं, बताइएगा है स्वीकार हुआ या नहीं? बताइए बताइए, सोचिए। जूम वालों, अरे भाई स्वीकार नहीं हुआ, आज कहाँ है ये सिस्टम? आज संसद में कोई बिल लाया जाता है तो उस बिल पर विचार विमर्श करने के लिए संसदीय समितियां होती है, उस बिल पर राष्ट्रपति कोई कमेटी का गठन करे, इस प्रकार का तो कोई प्रावधान है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर चाह रहे थे कि इस प्रकार का प्रावधान हो, 67A के रूप में वो अनुच्छेद लेकर आए थे। वो क्या कह रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार किसी विधेयक के संदर्भ में मनोनीत किया जाए, उस विधेयक के संदर्भ में किसी सदन में
और संसद के सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसका सदस्य उसे बना दिया जाए बोलने और कार्यवाही अन्यथा में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु ऐसे मनोनयन के कारण उसे किसी सदन में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इस मनोनयन के कारण उसे किसी सदन में अथवा संसद के सदनों की किसी संयुक्त बैठक में अथवा संसद की किसी समिति में किसी अन्य विषय के संदर्भ में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। ऐसा कोई बिल संसद में लाया जाएगा, नया बिल, तो राष्ट्रपति उस बिल पर विचार करने के लिए 3 लोगों की एक कमेटी बना देगा और जो 3 लोगों की जो कमेटी है वो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा जब उस विषय पर चर्चा हो रही। उस विषय के अलावा वो कभी उसकी बैठकों में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसा अंबेडकर प्रस्ताव लेकर आए। क्या कह रहे हैं वो? इस अनुच्छेद को संविधान में रखने की आवश्यकता है। सभा को स्मरण होगा कि द्वितीय सभा के निर्माण की चर्चा पहले संघीय संविधान समिति की रिपोर्ट की कंडिका 14 में की गई थी। उस कंडिका में कहा गया कि मसौदा समिति को आयर की व्यवस्था के नमूने के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, जिसके अनुसार द्वितीय सदन के 15 सदस्यों को विज्ञान, साहित्य, कृषि, यंत्रकला आदि विभिन्न हितों द्वारा निर्मित तालिका में से मनोनीत किया जाएगा। जब मसौदा समिति ने इस पर विचार किया तब श्रीमान B.N. राव, जो कि भ्रमण के लिए गए हुए थे, श्री D.L. वलेरा और आयर सरकार के अन्य सदस्यों से बात कर चुके थे कि आयरलैंड में प्रचलित ये व्यवस्था किस हद तक सफल हुई है और उन्हें बताया गया कि तालिका प्रणाली पूर्णतः असफल रही है। अतः मसौदा समिति ने संघीय संविधान समिति की रिपोर्ट की कंडिका 14 में सुझाए गए प्रावधान को हटा देने का निश्चय कर लिया और एक सादा उपाय का सुझाव दिया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाए कि वह द्वितीय सदन में 15 व्यक्ति को नियुक्त करे जो विशेष ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा के व्यावहारिक अनुभव के प्रतिनिधि हो। आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80, वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति को इस बात की शक्ति देता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करे। वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के विशेषज्ञ होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर उसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि आयरलैंड से ये जो प्रावधान लिया उस वहां 15 सदस्यों के मनोनयन का सिस्टम है। हमने कितना किया? 12 का किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर यहाँ एक संशोधन जो लेकर आए वो कह रहे हैं 3 लोगों की एक अलग से कमेटी बनेगी जो किसी बिल पर विचार विमर्श करने का काम करेगी। खैर, वो ये कह रहे हैं आगे कि संघीय संविधान समिति के दूसरे अधिवेशन की सिफारिश के प्रथम भाग को अनुच्छेद 67 में निहित कर दिया गया, जिसे सभा पारित कर चुकी है। संविधान के इस अनुच्छेद को तो इसलिए रखने का प्रस्ताव है कि संघीय संविधान समिति की सिफारिश के दूसरे भाग को लागू करना है। फिर वो कह रहे हैं आर्टिकल 67A जो उन्होंने प्रस्तावित किया कि दूसरी कंडिका से आप देखेंगे कि उन्हें केवल वाद विवाद में ही भाग लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति जब 3 लोगों की इस कमेटी का गठन करेंगे तो वो खाली वाद विवाद में भाग लेंगे। कौन से वाद विवाद में? जिस विषय पर बिल लाया गया उसी पर वाद विवाद में भाग लेंगे, बाकी किसी और बैठक में भाग नहीं लेंगे। चाहे वो वाद विवाद समस्त सभा में हो अथवा किसी समिति विशेष में हो जिसमें सभा उन्हें सदस्य मनोनीत कर दे, किंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, जिससे कि 3 सदस्यों को बढ़ा देने से सभा के मतदाताओं की संख्या में निसंदेह कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि सभा अनुच्छेद 67A के प्रावधान को स्वीकार कर लेगी, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट लाया कि जब भी कोई बिल लाओ उस बिल पर 3 लोगों की एक कमेटी बना दो, राष्ट्रपति बनाएंगे, वो संसद की बैठकों में भाग लेंगे, वो संसद की समितियों की बैठकों में भाग लेंगे, लेकिन समितियां वो होनी चाहिए जो उस विषय से संबंधित है। और संसद की बैठकों में भी वो भाग तब लेंगे जब क्या हो, उस विषय पर चर्चा की जा रही। फॉर एग्जाम्पल, विश्वविद्यालय के संदर्भ में कोई बिल लाया जाए संसद में, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? 3 लोगों को एक समिति के रूप में नियुक्त कर देगा। आपको, मुझे, किसी को भी कर दे, क्योंकि विश्वविद्यालय के संदर्भ में। तो जब जब संसद में विश्वविद्यालय के संदर्भ में चर्चा होगी तब तक हम लोग उस बैठकों में भाग लेंगे, समझ रहे हैं? और जैसे ही किसी और विषय पर चर्चा होगी तो हम अपने घर आ जाएंगे, संविधान सभा पर आप लोगों से चर्चा करने लग जाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार का प्रस्ताव लाया। कैसा ये प्रस्ताव है? डॉक्टर अंबेडकर का ये प्रस्ताव स्वीकार तो हुआ नहीं, आप जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखो 2 बातें स्पष्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर खुद भी संशोधन लेकर आते थे। क्यों जूम वालों? इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर खुद भी संशोधन लेके आते थे। और दूसरी बात, उनका संशोधन स्वीकार हो ये कोई जरूरी नहीं था। आप देख लेंगे ये संशोधन स्वीकार हुआ ही नहीं, क्योंकि आज के दिन संविधान में ये प्रावधान नहीं है। अभी देख लेना आप,
खैर, ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं? श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां तक नए प्रावधान का संदर्भ है, इसकी कोई सूचना पहले नहीं दी गई थी, आप तुरंत लेकर आ गए। देखिए, एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि जो भी अनुच्छेद है जो रखा जा रहा है, नया अनुच्छेद, जो नया अनुच्छेद लाना चाह रहे हो आप, उसके लिए आप संशोधन लेके आते हो, और जो भी संशोधन रखा जाता है उसकी सूचना पहले संविधान सभा के सदस्यों को देनी होती है, ताकि संविधान सभा के सदस्य उस पर अपनी तैयारी करके आए। वे उसके संशोधन को स्वीकार करना है तो उसके पक्ष में, स्वीकार नहीं करना है तो उसके विपक्ष में, और उस संशोधन पर संशोधन अगर लाना है तो अपनी तैयारी करके आए। तो ठाकुरदास भार्गव साहब कह रहे हैं कि साहब, ये जो डॉक्टर अंबेडकर आज अचानक 67A नाम का जो आर्टिकल नया जुड़वाने के लिए जो संशोधन लिखा है, उसकी सूचना हमको दी नहीं गई थी, हमने विचार विमर्श ही नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं, तो हम कैसे विचार व्यक्त कर सकते हैं? ऐसा वो ठाकुरदास भार्गव साहब कह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं साहब, इसको वापस लीजिए। तो हरदनाथ कुंजरू जी बीच में बोले, सर हमको आवाज नहीं सुनाई दी, इन्होंने क्या किया है? तो अध्यक्ष कह रहे हैं कि क्या माननीय सदस्य ये चाहते हैं कि इस अनुच्छेद पर वाद विवाद अभी स्थगित कर ले, क्योंकि इसकी सूचना पहले दी नहीं गई थी? तो ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं, बिल्कुल मैं यही चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो आज नया अनुच्छेद रखने का जो प्रस्ताव रखा है, उसकी सूचना हमको पहले से थी नहीं, इसलिए हम मेंटली तैयार नहीं है, हम अपनी तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए अभी इस पर चर्चा स्थगित करो, और आप मुझे बताओ आगे कब इस अनुच्छेद को रखेंगे, ताकि हम सारे मेंबर्स उसके ऊपर तैयारी करके आए। तो अध्यक्ष साहब ने जैसे ही ये कहा कि क्या स्थगित करते हैं, तो ठाकुरदास भार्गव कह रहे बिल्कुल कर लीजिए। तो अध्यक्ष साहब कह रहे क्या क्या संविधान सभा की भी इच्छा यही है? तो टीटी कृष्णमाचार्य जी क्या कह रहे हैं, अभी हम वाद विवाद कर सकते हैं, और यदि मसौदा समिति इस पर पुनर्विचार करना चाहे तो बाद में ऐसा कर सकती है। वो ऐसा कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, नहीं भाई देखिए, अंबेडकर से पूछ लेता हूं। सुझाव ये है कि ये चीज पहले सदस्यों को नहीं भेजी गई थी, तो आप क्या समय चाहते हैं? आप भाई कह रहे हो कि 67A की हमको सूचना नहीं थी, तो क्या आप और समय चाहते हो? तो माननीय सदस्य ने जो कहा, इसके बाद में अध्यक्ष साहब ने ये पूछा, तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं जरा देखिए, यदि सभा चाहती है कि इस विषय पर वाद विवाद स्थगित कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। और इसी के साथ ही इस अनुच्छेद पर चर्चा क्या हो गई, स्थगित हो गई। तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर स्वयं भी संशोधन लेके आते थे, एक। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन स्वीकार हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर संशोधन लेकर आए, लेकिन सभा ने कहा कि नहीं, इस पर चर्चा स्थगित करो। बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ओके, समय नहीं मिला तो चर्चा स्थगित कर लीजिए। यही तो खूबसूरती है संविधान सभा की बहस पर हूबहू चर्चा करने की, ताकि आपको वर्किंग समझ में आए, संविधान सभा की कार्य प्रणाली समझ में आए। हमारी कोशिश ये है आपको हूबहू चर्चा की अनुभूति हो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम संविधान सभा में बैठे हैं, और कम से कम झूम के साथ हो तो लग रहा होगा, यूट्यूब वालों को भी लग रहा है, ये तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आ रहा है नया अनुच्छेद आर्टिकल 68, उस पर चर्चा होगी। क्या है? अध्यक्ष कह रहा है आर्टिकल 68 को संविधान का भाग बना लिया जाए तो संशोधन आ जाते हैं। संशोधन तो पहले रख ही दिए जाते हैं, एक ही करके नाम बोलेंगे। संशोधन संख्या 1453 और 1454 पेश नहीं किए जाते। 1455 नजरुद्दीन अहमद साहब के नाम है, और नजरुद्दीन जी अहमद साहब आप जानते हैं लगातार ऐसे संशोधन पिछले 7वें सत्र में भी रखे, तो जो शाब्दिक संशोधन थे, का नहीं होना चाहिए, की होना चाहिए, था नहीं होना चाहिए, थी होना चाहिए, ये सुझाव नहीं होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे रखे। तो अध्यक्ष साहब नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम से जो 1455 जो संशोधन है वो पुकारते हैं, और नजरुद्दीन जी अहमद को एक सुझाव भी देते हैं। क्या दे रहे? वो हाईलाइट किया, मैं तो टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि उसको हाईलाइट को भी हाईलाइट करे। हाँ, ये देखिए, मजा आएगा आपको। इन शाब्दिक संशोधन कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वो कह रहे हैं इन शाब्दिक संशोधनों के विषय में मैं माननीय डॉक्टर अंबेडकर को एक सुझाव देने वाला हूं। उनके संदर्भ में वे उनकी सूचना देने वाले सदस्यों के साथ बातचीत करके विचार कर सकते हैं, और जिन्हें स्वीकार करना हो उनके विषय में जब सदन में प्रस्ताव पेश हो तब उन्हें स्वीकृत मान लिया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, इसको कर दीजिए। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ गजब की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नजरुद्दीन जी अहमद साहब का ये शाब्दिक संशोधन है, तो शाब्दिक संशोधन से टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो जो भी सदस्य शाब्दिक संशोधन लाना चाहते हैं वो पहले डॉक्टर अंबेडकर से पहले से बात कर ले, तो इसलिए उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा समय वेस्ट नहीं होगा, ऐसा वो करना चाह रहा। डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार होगा तो ठीक है, नहीं स्वीकार होगा तो फिर हम इसको रख ही देंगे, ताकि सदस्य के अधिकार का भी हनन न हो, ऐसा वो कह रहे हैं।
तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इस कथन पर क्या कहा? मसौदा समिति को शायद इस प्रणाली का अनुसरण करने में बड़ी खुशी होगी। पहले ही जब आप मुझसे डिस्कस कर लोगे तो हमें तो बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। अध्यक्ष खुद क्या कह रहे हैं? इससे बहुत समय बचेगा और मैं इन शाब्दिक संशोधनों और वाक्य रचना संबंधी संशोधनों को और ऐसे संशोधनों को जो अनुच्छेद के सार से संबंधित नहीं है छोड़ दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जैसा ही कहा कि आपने जो बताया है उस प्रणाली का अनुसरण करने में हमें खुशी होगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, अरे मजा आ जाएगा, फिर तो समय भी बच जाएगा और ये छोटे मोटे जो करेक्शन वाली जो बात है उनको मैं छोड़ दूंगा, अब वो आपके भरोसे है, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी उसको देखेगी। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिए। नहीं 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 श्रीमान, ये वाक्य रचना संबंधी नहीं है। आप ये शाब्दिक संशोधन मत मानिए कि ये इधर आना चाहिए, ये उधर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अध्यक्ष कह रहे हैं कि संशोधन में तीसरा शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द, यही तो है, तीसरा लिखा हुआ है उसकी जगह पर दूसरा शब्द आप लिखवाना चाह रहे हैं, तो ये शाब्दिक संशोधन ही तो है। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान ठीक है, तो मैं इसे पेश नहीं करता। अगर आपको लगता है कि तीसरे की जगह दूसरा है वो कर देंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो ठीक है, मुझे पेश ही नहीं करना। टाइम अगर आपका बन रहा है तो, बच रहा है तो। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि 1459 भी लगभग वाक्य संबंधी है, वाक्य रचना संबंधी है। संशोधन संख्या 1462 शाब्दिक है। संशोधन संख्या 1463 वाक्य रचना संबंधी है, इसलिए मैं इनको पेश करना नहीं देता हूं। दोस्तों आप लोग जानते हैं संविधान सभा में प्रारूप समिति द्वारा जब मसौदा रख दिया गया संविधान सभा के 7वें सत्र में, उसके बाद लगभग 8000 संशोधन आए थे। कितने? 8000 संशोधन आए थे। 8000 में सैकड़ों संशोधन ऐसे थे जो शाब्दिक है। और आपको अगर याद हो तो 7वें सत्र में, याद आना चाहिए भी, खासकर जो लगातार एक्टिवली जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको याद आएगा। 7वें सत्र में जी दुर्गाबाई ने संविधान सभा के अध्यक्ष को इस बात का पावर देने के लिए एक नियमों में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव लाई थी। उन्होंने कहा कि जो शाब्दिक संशोधन है उसको रखने की परमिशन ना दे, इस बात का अध्यक्ष के पास पावर होना चाहिए। उस समय एच.सी. मुखर्जी अध्यक्षता कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीमार थे। ये हमने 7वें सत्र पे चर्चा करते समय आपको बताया, ये सब बातें आपको मालूम है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कई सारे संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहे। वो कह रहे नहीं शाब्दिक है, शाब्दिक है, वाक्य रचना संबंधी है, इधर का सेंटेंस इधर आना चाहिए था, ऐसा है। और अभी व्यवस्था क्या कर दी कि जो सदस्य वाक्य रचना संबंधी संशोधन लाना चाह रहे वो डॉक्टर अंबेडकर से पहले से चर्चा कर ले, ताकि हमारा संविधान सभा के सारे सदस्यों का समय व्यर्थ न जाए। तो देखो उन्होंने 1459 को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने 1462 को स्वीकार नहीं किया, 1463 को उन्होंने कहा ये सब वाक्य रचना संबंधी है, इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर से चर्चा कर लेंगे। यही तो कार्य प्रणाली है जो आपको समझ में आने चाहिए। संविधान सभा पर जब हम लोग हूबहू चर्चा कर रहे हैं तो ये सब बातें आपके मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट बैठनी चाहिए कि किस प्रकार से संविधान सभा ने अपना कार्य किया। खैर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर क्या कह रहे हैं आप जरा देखिए। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 68 के खंड 2 के परंतुक में अंग्रेजी का शब्द है बाई द प्रेसिडेंट, उसकी जगह पर बाई पार्लियामेंट, बाई लॉ शब्द रख दिया जाए। अब डॉक्टर अंबेडकर खुद बाई प्रेसिडेंट कहीं लिखा हुआ है, अभी आएगा, संसद के संदर्भ में प्रावधानों पर चर्चा चल रही है, उसमें पावर राष्ट्रपति के पास दिया गया था मसौदे में, बाई प्रेसिडेंट लिखा हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं बाई प्रेसिडेंट हटाइए, वहां लिखिए बाई पार्लियामेंट बाई लॉ, ऐसा लिख दीजिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि मैंने जो संशोधन पेश किया उसके लिए कोई व्याख्या देना अपेक्षित नहीं है। आप देखेंगे कि विद्यमान इस खंड के अनुसार संसद के जीवन को बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह अनुभव होता है कि यह साधारण वैधानिक प्रावधान पर ऐसा आक्रमण है कि ऐसी शक्ति वास्तव में संसद में निहित होनी चाहिए। संसद का कार्यकाल अगर बढ़ाना है तो मसौदा संविधान ये कहता था कि पावर राष्ट्रपति के पास होगा। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। संसद के पास पावर होनी चाहिए, ना कि राष्ट्रपति के पास। इसलिए संसद के कार्यकाल बढ़ाने के संदर्भ में मसौदा संविधान में जो पावर राष्ट्रपति को दे दी उसको हम वहां से हटा रहे हैं और उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, संसद कानून बनाकर संसद के कार्यकाल में वृद्धि कर सकेगी, ऐसा कर रहे हैं। फिर 1460 संशोधन पेश नहीं किया गया। अध्यक्ष कह रहे हैं संशोधन संख्या 1465 वह डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन में आ गया है, इसलिए इसे लेना अपेक्षित नहीं है। 1465 नंबर कोई संशोधन है
अध्यक्ष साहब कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन में शामिल हो गया, इसलिए अब इसको लेने की जरूरत नहीं। अब आ रहे हैं आपके सबसे पसंदीदा संविधान सभा के मेंबर, यानी ढक देता हूं, दिखिए नहीं आपको, यानी यस, प्रोफेसर केटी साहा। प्रोफेसर केटी साहा क्या लेकर आया है जरा देखिएगा। वो कह रहा है अनुच्छेद 68 के खंड 2 के परंतुक में अंत के विराम के स्थान पर अर्ध विराम रख दिया जाए। ये ले, कॉमा की जगह है ना अर्ध विराम रख दो आप। ये जो ऐसा लिखा हुआ है उसकी जगह पर ये ऐसा लिख दीजिए, वो कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पीपल्स हाउस इलेक्टेड आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं, परंतु आगे ये भी कि उद्घोषणा के प्रवर्तन की समाप्ति के पश्चात चुनी गई लोकसभा 4 वर्षों की उस अवधि के शेष भाग के लिए ही अधिकार युक्त रहेगी जिसके लिए वह चुनी जाती है, यदि विघटन इस धारा के अधीन सामान्यता होता है। यही प्रावधान उस संसद के लिए लागू होगा जो अपनी पूर्ववर्ती संसद के विघटन के बाद चुनी गई, यदि वह 4 वर्ष की सामान्य अवधि की समाप्ति के पूर्व। एक्चुअली में बात यह चल रही है कि अगर लोकसभा, पीपल्स हाउस वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पीपल्स हाउस शब्द को लेकर अभी खुद बहस हो जाएगी कि लोकसभा अगर अपने निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाती है तो नई जो लोकसभा है वो शेष अवधि के लिए रहेगी। इस प्रकार का प्रावधान प्रोफेसर केटी साहा लाना चाह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। इस संशोधन का सुझाव रखने में मैं 2 सिद्धांतों पर बल देना चाहता हूं। एक तो ये किसी महान राष्ट्रीय संकट काल यानी राष्ट्रीय आपातकाल के पश्चात या तुरंत पश्चात निर्वाचित कोई संसद संभवतः उस संकट काल के कारण ही प्रभावित होगी। अतः यदि वह पूरी अवधि के लिए निर्वाचित हो और शेष रहे समय के लिए ना हो तो यह संभव है कि ऐसी संसद को उन मामलों का निर्णय करना होगा जो उस सामान्य चुनाव में जिसके द्वारा वह चुनी गई है उठे ही नहीं हो अथवा बहुत से तुच्छ रूप से उठे हो। मेरे विचार में यदि संसद को उन लोकप्रिय भावनाओं और प्रश्नों की प्रतिनिधि अथवा प्रतिबिंब होना हो तो उसकी अवधि इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि वह लोक भावनाओं से पूर्णतः संपर्क में न रहे। फिर वो आगे कह रहे, एक पिछले संशोधन द्वारा मैंने संसद की अवधि 4 वर्ष करने का प्रयत्न किया था, किंतु वह अपेक्षाकृत कम महत्व की चीज होने के कारण मैंने उस संशोधन को पेश करना आवश्यक नहीं समझा। फिर वो कह रहे जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इसका कारण यह है कि गंभीर संकट के दबाव में निर्वाचित संसद उस संकट काल के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण जनता की सामान्य भावनाओं का प्रतिबिंबित नहीं करेगी, विशेषकर जबकि वह संकट काल इतना भयानक था कि उद्घोषणा करनी पड़ी। एक्चुअली में प्रोफेसर केटी साहा का जो संशोधन है वो इस संदर्भ में है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल के वजह से लोकसभा भंग हो, पीपल्स हाउस जब भंग हो, तो फिर जो नया चुनाव होगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा। फिर अध्यक्ष साहब बीच में बोल रहे कि अरे रुकिए एक प्रॉब्लम है, आपका एक संशोधन तो 4 वर्ष की अवधि के संदर्भ में भी था, वो पेश नहीं किया गया। तो प्रोफेसर केटी साहा कह रहे मैं उसे 5 वर्ष करने के लिए पूर्णतः तैयार हूं, 4 वर्ष वाला मेरा संशोधन को आप रहने दीजिए। तो अध्यक्ष साहब कह रहे क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो केटी साहा कहेंगे सर अगर आपकी परमिशन होंगे तो बिल्कुल कर लेंगे, मेरा जो संशोधन 4 वर्ष के संदर्भ में था उसको हटाकर मैं 5 वर्ष करना चाहता हूं। तो अध्यक्ष साहब कह रहे आप ऐसा कर सकते हैं क्या बैठे बैठे ऐसे? तो केटी साहा कह रहे नहीं, अगर आप परमिशन देंगे तो क्यों नहीं होगा। फिर नेक्स्ट नाम आता है मिहिर लाल चट्टोपाध्याय। मिहिर लाल चट्टोपाध्याय कह रहे हैं मैं तो अपना संशोधन नहीं रखना चाह रहा हूं। इसके बाद में अध्यक्ष कह रहे हैं कि 2 संशोधन पेश किए गए, एक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा और दूसरा प्रोफेसर केटी साहा द्वारा। अब हम इस पर वाद विवाद कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बाय प्रेसिडेंट की जगह पर बाय पार्लियामेंट लिखवाना चाहा और प्रोफेसर केटी साहा का जो संशोधन है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के द्वारा चर्चा प्रारंभ की जा रही है। सबसे पहले आ रहे हैं तजमुल हुसैन। तजमुल हुसैन साहब के बारे में कल भी हमने देखा, बिहार से। अध्यक्ष महोदय, मैं डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। इसका मतलब देखिए आज एक और चीज स्पष्ट हो रही, डॉक्टर अंबेडकर भी संशोधन रखते थे, डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन स्वीकार हो ये जरूरी नहीं है, और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रखे गए संशोधन का विरोध भी होता था। देख लीजिए, तजमुल हुसैन साहब कह रहे मैं उनके संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसका विरोध करने का कारण मेरा एक है कि प्रेसिडेंट शब्द के आगे विथ द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट शब्द जोड़ दिए जाए। अनुच्छेद 68 में ये लिखा हुआ है। वो कह रहे मान लीजिए संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे। अतः राष्ट्रपति समस्त भारत का प्रतिनिधि है, उसको बहुत विस्तृत शक्तियां मिलनी चाहिए और मेरे मतानुसार ये शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में रहनी चाहिए। वो कह रहे पार्लियामेंट के हाथ में रहनी चाहिए,
तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं राष्ट्रपति के हाथ में रहनी चाहिए। जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा है और जब संकट काल का मामला हो, अतः मैं संशोधन का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि संविधान के मसौदे में जैसा ये प्रावधान है उसे वैसे ही रहने दिया जाए। मसौदे में कहा गया कि पावर राष्ट्रपति के पास रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं नहीं, राष्ट्रपति शब्द हटाइए, पार्लियामेंट के पास दे दीजिए। तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं जो मसौदा था वो सही है, डॉक्टर अंबेडकर का संशोधन जो है वो गलत है। अगला संशोधन प्रोफेसर शाह का है। मुझे इस पर दो आपत्तियां हैं। वह शाब्दिक संशोधन हो सकता है, आखिर ये एक संशोधन है और यदि वह स्वीकृत हो जाए तो विधि ग्रंथ में रखा जाएगा, अतः प्रत्येक शब्द ठीक होना चाहिए। या उन्होंने पीपल्स हाउस शब्द का प्रयोग किया है, जबकि पीपल्स हाउस शब्द हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। लोकसभा के लिए हमने हाउस ऑफ द पीपल लिखा है, हाउस ऑफ द पीपल्स लिखा है, तो पीपल्स हाउस मत लिखिए, या तो हाउस ऑफ द पीपल्स लिखिए। वो कह रहे हैं संविधान के मसौदे में पीपल्स हाउस इस नाम की कोई चीज नहीं है, लोकसभा है। दूसरी बात भी है जो आपने स्वयं बता दी है कि मेरे मित्र प्रोफेसर केटी शाह 4 वर्ष की अवधि की चर्चा की है, किंतु हम पहले ही 5 वर्ष की अवधि स्वीकार कर चुके हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में आते हैं आर के सिद्धवा जी, जो कि है मध्य प्रांत से। अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन के विषय में वे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, संकट काल में जिस तरह का कार्यकाल होगा उसके संदर्भ में है। जब संकट काल में सदन का विघटन हो जाए तो संसद की अवधि 5 वर्ष नहीं होनी चाहिए, वरन उस शेष काल के लिए होनी चाहिए जो पिछली परिषद के समय शेष हो। प्रोफेसर केटी शाह ने कहा कि जब लोकसभा का विघटन हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो नया जो लोकसभा बने वो शेष अवधि के लिए बने। आप लोग जानते हैं जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं वो पूरे 5 वर्ष के लिए होते हैं। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे नहीं, शेष अवधि के लिए होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल में भंग होगी तो नए चुनाव होंगे तो वो 2 साल के लिए हो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। सिद्धवा जी कह रहे ये क्या बात है, ये तो गलत बात है। मुझे तो ये विचित्र बात दिखती है। यदि सदन का विघटन होना है तो वह असाधारण स्थितियों में ही होगा, और सदन का केवल छोटी सी बात पर तो विघटन होगा नहीं। जब सदन में अवरोध हो जाए, जब मंत्रिमंडल स्थिर ना हो अथवा सभा ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हो, तब कोई आगे बढ़कर सदन का विघटन कर देगा, जिससे कि नई सभा की स्थापना की जा सके और उसका अभिप्राय के लिए निश्चय ही निर्वाचक मंडल को बताना होगा जो सदस्य चुने गए। अरे भाई, जब भी चुने तो पूरे कार्यकाल के लिए चुने ना, शेष अवधि के लिए क्यों चुने, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे। इसके बाद में आ रहे हैं दूसरे प्रोफेसर। कौन? प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, वही जो राष्ट्रमंडल के संदर्भ में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए थे। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी क्या कह रहे? ये प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना, अच्छा आपको मैंने बता दिया ना वैसे तो कि ये जो भी अभी जो वर्कशॉप हो रहा है वो मेरे घर से हो रहा है। मेरी जो लाइब्रेरी है वहीं से हम लोग बात कर रहे हैं। आपको लाइब्रेरी के भी दर्शन करवाएंगे, जो विभिन्न सदस्य जो उनकी वो जो पर्सनल जो किताब है वो भी आपको बताएंगे, चिंता ना करें आप। तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं श्रीमान डॉक्टर अंबेडकर ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, किंतु व्यक्तिगत तौर पर मेरा ख्याल है कि वो परंतु हट जाना चाहिए। इसका यह अर्थ होगा कि कुछ विशेष संकटकालीन स्थिति में वह सभा जो 5 वर्ष के लिए चुनी जाए 10 वर्ष के लिए भी रह सकती है। मान लीजिए कोई युद्ध बीच में आ जाता है, ये क्या डल कैसे हो गया इतना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। मान लीजिए कोई युद्ध बीच में आ जाता है और संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी जाती है और कोई निर्वाचन नहीं होता, युद्ध लंबे समय तक चल सकता है। ऐसी बात इंग्लिस्तान में हुई है और संसद 9 वर्ष तक चलती रही। अमेरिका में तो युद्ध के मध्य में भी निर्वाचन हुए थे और वर्ष के पश्चात युद्ध की तीव्रतम स्थिति में नई प्रतिनिधि सभा और नई सीनेट बनी थी। मैं अनुमान करता हूं कि प्रत्येक 5 वर्ष में लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलना चाहिए और किसी संकटकालीन स्थिति में लोगों को इस अधिकार को छीनने नहीं देना चाहिए। वो जो बात कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कभी ऐसा भी आ सकता कोई युद्ध हो जाए और उस दौरान फिर क्या होगा, कभी कभी युद्ध बहुत लंबा चल जाए तो उस दौरान क्या होगा, इस प्रकार की बात वो कहना चाहते हैं। अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं? माननीय सदस्य ने इस परंतु को हटा देने के संदर्भ में किसी संशोधन की सूचना नहीं दी थी, फिर आप बोल क्यों रहे? आपने इस परंतु को हटाने के संदर्भ में कोई सूचना तो दी नहीं, तो आप इस पर विषय पर बोल क्यों रहे? तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे मैं तो प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। अब अध्यक्ष साहब क्या कह रहे? आप समुचे परंतु का विरोध कर रहे हैं, यही आपका भाषण है। डॉक्टर अंबेडकर इस समय भी इस आशय का संशोधन पेश नहीं कर सके। मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न पैदा भी होता है। तो सिब्बल लाल जी कह रहे हैं इस संविधान में कमी है और इससे लोग प्रति 5 वर्ष अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आ रहे हैं टीटी कृष्णमाचारी जी। कौन टीटी कृष्णमाचारी जी?
ये वही टीटी कृष्णमाचारी जी हैं जो हमारे प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। बताया ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, मोहम्मद सादुल्ला जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कल भी उनके बारे में चर्चा की थी, गोपाला स्वामी आयंगर साहब, के मुंशी जी, टीटी कृष्णमाचारी जी, डीपी खेतान साहब जिनका निधन हो गया था, माधव राव, ये सब संविधान सभा की प्रारूप समिति के मेंबर थे। इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। टीटी कृष्णमाचारी जी क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जहां तक संशोधन संख्या 1464 का संदर्भ है, मेरे विचार में सभा इसे बिना किसी विरोध के पारित कर देगी, किंतु जहां तक प्रोफेसर शाह के संशोधन का संबंध है, मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है कि उन्होंने ऐसी विशेष स्थिति की कल्पना करने में बहुत परिश्रम किया जो पैदा हो सकती है, किंतु इस मामले के कई पहलू हैं जिनसे ये प्रयोजन अपूर्ण रह जाता है, जिसका उन्हें ध्यान है। वास्तव में उनका संशोधन इतनी सावधानी से नहीं रचा गया कि वह उस विशेष स्थिति में काम दे सके। जबकि मान लो संकट काल की स्थिति की अवधि 4.5 वर्ष हो, यदि संकट काल की स्थिति 4.5 वर्ष हो तो क्या नई सभा केवल 6 मास के लिए काम करेगी? अरे, आपने अगर किसी क्राइसिस में, आपातकाल में लोकसभा को भंग कर दिया और समझ लीजिए 4.5 वर्ष का कार्यकाल हो गया, तो नया चुनाव जो करवाया जाएगा क्या वो 6 महीने के लिए करवाया जाएगा? इसलिए ऐसा मत करिए। जब भी लोकसभा का चुनाव हो, पूरे 5 वर्षों के लिए होना चाहिए, ये वो कहना चाह रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद बोलने के लिए। वो क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि वाद विवाद के मध्य मेरे संशोधन संख्या 1464 पर कोई ऐसी बात कही गई जिसका मुझे उत्तर देना चाहिए। मेरे विचार से इस संशोधन में एक अत्यंत सुचारू सिद्धांत निहित है और मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी। अब मैं प्रोफेसर शाह के संशोधन पर आता हूं। डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा कह रहे हैं, मेरे मित्र प्रोफेसर शाह ने जो संशोधन पेश किया, मेरे विचार से उससे जो कठिनाई पैदा होती उस पर टीटी कृष्णमाचारी जी ने बता दिया। कौन सी? कि भाई 4.5 साल बाद में अगर चुनाव करवाने पड़े तो क्या 6 महीने के लिए चुनाव करवाएंगे क्या? इसलिए शेष अवधि के लिए मत करो, हमेशा चुनाव जब भी कराओ पूरे 5 वर्ष के लिए करवाओ। फिर वो कह रहे हैं इसमें अत्यधिक खर्च होता है और मेरे विचार से ये सरकार के प्रति और जनता के प्रति अन्याय होगा कि अल्पकाल के लिए बार बार निर्वाचन का अत्यधिक व्यय उन पर लादा जाए। मुझे प्रोफेसर शाह के इस दृष्टिकोण से पूरी सहानुभूति है कि ये सदा का अनुभव है कि जब भी कोई निर्वाचन युद्ध के तुरंत बाद होता है तो कई बार लोग अपना संतुलन इतना खो देते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि वह निर्वाचन लोगों की भावनाओं का सच्चा प्रतीक है। बड़ा जबरदस्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बात की कि मैं प्रोफेसर शाह के इस संशोधन से थोड़ा सा सहमत हूं, उनकी भावनाओं से सहमत हूं कि चुनाव शेष अवधि के लिए इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार जब युद्ध होता है तो लोगों की भावना अलग होती है, और ऐसा अगर हो गया और युद्ध के बाद में जस्ट चुनाव करवाए गए तो लोग युद्ध की भावना से प्रभावित होकर वोट दे सकते हैं। उनमें एक अलग तरह की राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सकती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं मैं बिल्कुल इस बात से ठीक मानता हूं कि युद्ध के बाद लोगों का मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो अलग भावनाओं से प्रभावित होकर वोट दे सकते हैं। इसलिए युद्ध के ठीक बाद जो चुनाव करवाया जाए वो शेष अवधि के लिए होता है तो ठीक है, लेकिन चुनाव में खर्चा बहुत आता है, वो ऐसा अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। किंतु साथ ही मेरे विचार में केवल युद्ध ही ऐसा कारण या परिस्थिति नहीं है जिससे लोगों के मस्तिष्क अपने सामान्य आधार से उखड़ जाएंगे। वो कह रहे हैं युद्ध की वजह से ही थोड़े लोग मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं, और भी तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कई अन्य परिस्थितियां भी हैं, कई अन्य घटनाएं भी हैं जो वास्तविक युद्ध चाहे ना हो पर जिनसे लोगों के मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है, लोग भावनाओं से प्रभावित होकर वोट दे सकते हैं। वो अन्य कारण भी बतलाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। इसके बाद में वो कहते हैं इसलिए जो संशोधन जो मैंने रखा है वो ठीक है और प्रोफेसर के टी शाह का संशोधन ठीक नहीं है। अब वोट लेते हैं अध्यक्ष साहब, और अध्यक्ष साहब जैसे ही वोट लेते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर वाली बात स्वीकार हो जाती है। बाय प्रेसिडेंट की जगह बाय पार्लियामेंट, बाय लॉ शब्द रख दिए जाते हैं। इसके बाद में प्रोफेसर के टी शाह ने जो संशोधन रखा वो अस्वीकार हो जाता है। ये देख लीजिए, संशोधन अस्वीकार हो गया। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में सारे अनुच्छेद पर वोट करवाया जाता है और प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, और इस प्रकार अनुच्छेद 68 में जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो संशोधन किया वो संशोधन स्वीकार हो गया और ये अनुच्छेद संविधान का भाग बन गया। अब नया अनुच्छेद आ रहा है 68A, आर्टिकल 60A। आप मुझे एक बात पूछ सकते हैं कि सर ये AB के रूप में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो मसौदा जो संविधान रखा गया उसमें नहीं थे, तो जो भी संशोधन लाए जाएंगे फिर वो A के रूप में आएंगे।
जैसे वर्तमान भारतीय जो संविधान है उसमें हमने अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जैसे हमने 21A नाम का नया अनुच्छेद जोड़ा, तो नया जोड़ा तो ए में है ना। इसी प्रकार से मसौदा संविधान जो रखा गया था और उसमें जो नए नए अनुच्छेद और जो लाए जा रहे थे वो ए के रूप में आ रहे थे, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। अभी फीडबैक मत देना, अभी रुकिए, फीडबैक वक्त नहीं आया अभी, इतना जल्दी फीडबैक कहाँ चाहिए भाई। 68A नाम का नया अनुच्छेद डॉक्टर अंबेडकर ला रहे हैं। क्या है अनुच्छेद? इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहले हिंदी में मैं अभी बता देता हूं। कोई व्यक्ति संसद में किसी स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचित होने योग्य तब तक नहीं होगा जब तक कि वह ये संसद के सदस्य बनने की योग्यता के संदर्भ में चर्चा चल रही है, वो भारत का नागरिक नहीं हो तो वो मेंबर नहीं बनेगा। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा के संदर्भ में न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लोकसभा के संदर्भ में न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 35, यस, मसौदा संविधान में 35 वर्ष था और लोकसभा के संदर्भ में 25 वर्ष था, और बाकी सब योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। ये अनुच्छेद नया अनुच्छेद है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रखा जा रहा है। आयु राज्यसभा के सदस्य के संदर्भ में वो कितनी बता रहे हैं? 35 बता रहे हैं न्यूनतम। इसके बाद में उनका उद्बोधन आ रहा है। मेरे विचार से सभा इस बात पर सहमत हो गई कि वांछनीय है कि वह अभ्यर्थी जो वास्तव में विधानमंडल में सेवा करना चाहे कुछ योग्यताओं का भागी होना चाहिए, बाकी शेष योग्यताओं का निर्धारण संसद कर लेगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। बाद में अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? इस पर कुछ संशोधन है और संशोधन संख्या 80 जो है नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम है। क्या कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब, वो जरा देख लेते हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब का संशोधन तो है, तो कोई भाषाई तो नहीं है, कहीं शाब्दिक तो नहीं है, देख लेते हैं। वो क्या संशोधनों पर संशोधन की सूची में संख्या 80 श्री नजरुद्दीन अहमद का है। ये भी वाक्य रचना संबंधी संशोधन दिखाई देता है और मैं इसे मसौदा समिति पर छोड़ देता हूं। अभी नई व्यवस्था बनी थी कि अब आजकल इसको डिस्कशन कौन करेगा? ड्राफ्टिंग कमेटी करेगी कि वे इसका निपटारा प्रस्तावक से परामर्श करके कर ले। इसके बाद में तत्पश्चात संख्या 81 भी वाक्य रचना संबंधी है, वो भी मसौदा समिति के पास चला जाए। संशोधन 82, संशोधन 83, संशोधन 84 पेश नहीं किए गए। आप मुझे कहेंगे सर अभी तो संशोधन 1564, 1562 चल रहे थे, ये 80-82 कहां से आ गए? अरे ये संशोधन पर संशोधन है। एक तो होता संशोधन और एक होता संशोधन पर संशोधन। यही खूबसूरती है भैया संविधान सभा की बहस पर हूबहू चर्चा करने की। मुझे लगता है आपको आनंद आ रहा होगा, आनंद आना चाहिए भाई। फिर वो कह रहे हैं, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो कह रहे हैं कि तत्पश्चात हम दूसरी सूची को लेते हैं जो आज सबके पास भेजी गई है। उस सूची में सरदार हुकुम सिंह और लक्ष्मी नारायण साहू के नाम है और वो संशोधन अपना पेश नहीं कर रहे हैं। अब आ रही है जी दुर्गाबाई। ओहो, जी दुर्गाबाई संविधान सभा की एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य। संविधान सभा में जिन 15 महिलाओं को काम करने का अवसर मिला उसमें जी दुर्गाबाई का नाम बहुत उच्च स्तर पर लिया जाता है। जी दुर्गाबाई नियम समिति की मेंबर थी और ये जो योगदान है उसी की वजह से फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। फाउंडिंग मदर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेरे किताब भी पढ़ी है, किताब का नाम ही यही है, फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताएंगे एक दिन, सब बताएंगे, चिंता मत करिए, सब बता देंगे। जी दुर्गाबाई क्या कह रही है? वो कह रहे, जी दुर्गाबाई कह रही है 35 वर्ष मत रखो, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष मत रखिए। हाईलाइट करिए जरा थोड़ा सा, 35 वर्ष की जगह पर 30 वर्ष रखिए। ये जी दुर्गाबाई ने प्रस्ताव रखा था कि मिनिमम आयु 30 वर्ष। और आप जानते हैं दोस्तों, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आज न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। जी दुर्गाबाई की वजह से ये बात आई, ये आप देख सकते हैं। 35 के स्थान पर 30 रखिए। क्या कह रही है वो, आगे जरा देखिए। इसका उद्देश्य यह है कि राज्यसभा में स्थान के लिए आयु 35 से घटकर 30 वर्ष कर दी जाए। किसी समय सोचा जाता था कि अधिक आयु से पुरुष और स्त्रियों में अधिक बुद्धि आ जाती है, किंतु नई स्थितियों में हमारे लड़के और लड़कियां अधिक विकासशील है और अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से समझते हैं। बुद्धिमानी आयु पर निर्भर नहीं होती है। जी दुर्गाबाई आज संविधान सभा में कह रही है बुद्धिमानी का संबंध आयु से नहीं है। वो उस समय कह रही है
इस समय 18 मई 1949 को कह रही है, आज से ठीक 75 वर्ष पहले कह रही है। क्या कह रही है? कि आजकल हमारे लड़के और लड़कियां बड़े विकासशील हो गए हैं, बड़े मैच्योर हो गए हैं, बड़े प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बड़े एजुकेटेड हो गए हैं। 75 वर्ष पहले जी दुर्गा बाई ने ऐसा कहा। और आजकल के हमारे युवा रील्स वीडियो देख रहे हैं? और शाम को देखेंगे किसका मैच? आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग का। है? मैच देखिए, मैं भी देखता हूं, वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपना वक्त जाया ना करें। ये आयु जो है, जी दुर्गा बाई जी कह रहे हैं कि बुद्धिमानी का संबंध आयु से नहीं होता है। तो इसका मतलब आप जो 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के जो लोग हैं, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए। और इस बात का इंतजार मत कीजिए हम 40 साल के, 44 साल के, 45 साल के जब होंगे तब राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ करेंगे। जी नहीं, अभी नाम आएंगे आपके सामने, अभी नाम आएंगे शंकराचार्य जी का, कि कितनी छोटी सी उम्र में उन्होंने क्या क्या कर लिया था। अरे बुद्धिमानी का संबंध आयु से नहीं है। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, कितनी छोटी उम्र में वो कहां से कहां हमारा राष्ट्र का ध्वज का जो लहरा दिया था, जानते हैं, अभी चर्चा होगी। तो अपना वक्त जाया ना करें। 75 वर्ष पहले जी दुर्गा बाई आज के दिन ये कह के गई कि बुद्धिमानी का संबंध आयु से नहीं है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं भाई? बड़े होंगे, थोड़े से बुढ़े होंगे, सर से बाल कम होंगे, इस तरह से तब राष्ट्र के निर्माण में योगदान करेंगे। बिल्कुल ठीक बात नहीं है। देखिए वो क्या कह रही है। यह भी विचार किया जाता था कि दूसरी सभा में अधिक आयु के लोग हो, क्योंकि वह दोहराने वाली सभा है। राज्यसभा तो दोहराने वाली सभा कहते हैं ना उसको, जो विधि निर्माण के काम में शीघ्रता पर भी रोक रखेगी। किंतु ये तो पुरानी कथा है और पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था आ गई है। जैसा मैंने कहा, हमारे लड़के लड़कियां अब अधिक विकासशील है और अब शिक्षण का पाठ्यक्रम इतना विस्तृत है, इससे वे अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अतः मेरे विचार में हम नव युवकों को अवसर देना चाहिए और राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 नहीं 30 वर्ष रखनी चाहिए। जी दुर्गा बाई, धन्यवाद दीजिए आज जी दुर्गा बाई जी को। इसकी वजह से आज संविधान में ये प्रावधान है भाई, आपने देख रखा है, पढ़ रखा है। ठीक है, अब अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? ओके, संशोधन और मूल सुझाव दोनों आ गए, अब वाद विवाद करते हैं। पहले आ रहे हैं HV कामत, हरि विष्णु कामत। वे भी प्रोफेसर KT शाह की तरह खूब संशोधन रखते हैं। देखते हैं कामत जी क्या कह रहे हैं। श्रीमान, मुझे मेरी माननीय मित्र जी दुर्गाबाई से यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बुद्धिमत्ता आयु पर निर्भर नहीं है। मैंने हाईलाइट किया एक लाइन को, जरा बताओ तो टेक्निकल टीम। यस, मुझे आशा है कि वह इस पर भी सहमत होगी कि वह लिंग पर भी निर्भर नहीं है। यानी बुद्धिमत्ता, अगर बुद्धिमत्ता का संबंध आयु से नहीं है तो बुद्धिमत्ता का संबंध जेंडर से भी नहीं है। HV कामत साहब ऐसी बात कह रहे हैं, जैसे ऐसी बात कहते हैं कई सदस्य आपत्ति दर्ज करवाते हैं। देखिए, कई सदस्यगण आपत्ति आपत्ति आपत्ति। वे मित्र जो इस पर आपत्ति करते हैं यहां आकर अपने ही प्रश्न का उत्तर दें और इस सभा को अपनी बात पर विश्वास दिलाएं। इस संविधान में लिंग के कारण विभेद नहीं किया गया और मुझे आशा है कि आज हमारे यहाँ पर गार्गी, मैत्री, उभय भारती जैसी दार्शनिक नारियों की परंपरा है। वो आगे कह रहे हैं, मैं तो चाह रहा हूं कि राज्यसभा के लिए आयु आप 35 से घटाकर 30 क्यों करो? मेरा बस चले तो मैं 21 कर दूं, ऐसा HV कामत साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे, मेरा बस चले तो मैं 21 कर दूं। वो फिर एक एग्जांपल दे रहे, पिट, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। वो क्या कह रहे हैं? कहा गया कि पिट छोटी आयु में ही इंग्लिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। मेरे ख्याल से वे 21 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए। इंग्लैंड में 21 वर्ष की आयु में संसद के मेंबर बन गए और 24 वर्ष में प्रधानमंत्री बन गए। ये तो अलबत्ता अपवाद ही है और हम अपवादों के आधार पर कानून नहीं बना सकते। किंतु कुछ भी हो, मैं समझता हूं इस सीमा को 35 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करना बुद्धिमत्ता होगी। किंतु इसके संदर्भ में कठिनाई हो सकती है। मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 152 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां आपने राज्य विधानमंडल के संदर्भ में 35 वर्ष, विधान परिषद के संदर्भ में वहां 35 वर्ष रखी है, तो यहां आप 35 से घटाकर 30 क्यों रख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर 30 यहां कर रहे हैं तो फिर विधान परिषद के संदर्भ में भी 30 करना होगा, ऐसा HV कामत साहब कह रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ा जबरदस्त संविधान सभा में
वाद विवाद चल रहा है। फिर आ रहे हैं अध्यक्ष साहब, क्या करें, मैं नहीं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का नाम आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मुझे डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन पर कोई हर्ष नहीं है, खुशी नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि इससे संविधान अधिक अच्छा बन जाएगा। जैसा कि अभी कहा गया कि संसार में ऐसे मामले हुए हैं जबकि 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों ने उच्चतम स्थान ग्रहण किए। नवयुवक पीठ का उदाहरण अभी दिया गया। शंकराचार्य 22 वर्ष की आयु में जगत गुरु बन गए और केवल 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। सिकंदर 25 वर्ष से कम आयु में विश्व विजयी बन गया और 32 वर्ष की आयु में उसका भी निधन हो गया। हमारे 30 करोड़ के देश में अकाल प्रौढ़ नवयुवक हो सकते हैं जो 25 वर्ष से कम आयु में उच्चतम पद पर आसीन होने के योग्य हैं और उन्हें अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं मिस्टर तजमुल हुसैन, वही बिहार वाले जिन पर अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी। मैं अपनी माननीय मित्र श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा पेश किए गए संशोधन का समर्थन करने के लिए उठ खड़ा हुआ हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संशोधन पेश किया उसके अनुसार उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वास्तव में मेरा मत है कि 30 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। वो तो कह रहे 30 वर्ष से भी कम आयु होनी चाहिए, तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति प्रौढ़ता को प्राप्त कर ले तो वह योग्य बन जाना चाहिए। क्योंकि इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश नहीं है, अतः मेरे लिए कोई और उपाय नहीं है कि मैं दुर्गाबाई का समर्थन करूं। वो कह रहे हैं कि भाई चूंकि 30 से कम आयु के लिए कोई संशोधन है नहीं, वरना मैं उसका समर्थन करता, तो कम से कम जी दुर्गाबाई ने 30 पाला रखा है संशोधन, मैं जी दुर्गाबाई का समर्थन करता हूं, ऐसा तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। फिर वो फारसी में कुछ बोल रहे हैं। फारसी में क्या कह रहे हैं, बुजुर्गी बा अकल अस्त ना बा आसाल, तवंगरी व दिल अस्त ना बा अमाल। वो क्या कह रहे हैं, बुजुर्गी बा अकल अस्त ना बा ना साल, तवंगरी व दिल अस्त ना बा माल। इसका मतलब है पहले भाग का अर्थ है वर्धता आयु के अनुसार नहीं आती है, बुढ़ापा आयु से नहीं आता है, वरन बुद्धिमत्ता के अनुसार होती है। मैं दूसरे भाग का अनुवाद नहीं करूंगा। यदि कोई व्यक्ति विवेकशील है तो उसे राज्यसभा में प्रवेश करने से कौन रोक सकता है, चाहे वह 30 वर्ष से कम क्यों नहीं हो। श्री कामत ने नवयुग पिट का उदाहरण दिया। शंकराचार्य का भी उदाहरण है, जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, किंतु इससे पहले उन्होंने जगत गुरु का पद प्राप्त कर लिया। राम कृष्ण बुद्ध के भी उदाहरण है, जिन्होंने अत्यंत अल्प आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है, इसलिए मैं जी दुर्गाबाई द्वारा रखे गए संशोधन का समर्थन करता हूं, ऐसा तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। बड़ी गजब की बात कही। फिर वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर का संशोधन का संबंध है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसमें 3 योग्यता का उल्लेख है। मेरे मतानुसार संसद में स्थान प्राप्ति के लिए केवल यही योग्यता अपेक्षित है कि वो वोटर होना चाहिए। अरे गजब की बात कही है तजमुल हुसैन साहब ने। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संशोधन रखा उसमें उन्होंने कहा कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और बाकी योग्यताओं का निर्धारण संसद करेगी। तजमुल हुसैन साहब कह रहे नो, मैं इससे सहमत ही नहीं हूं। खाली एक ही योग्यता होनी चाहिए कि वो वोटर है, तो फिर वो चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, बाकी कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। वो कह रहे जो वोटर है, जो वोट देता है, फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये कैसी बात हुई, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कौन, तजमुल हुसैन साहब। वो कह रहे हैं जो ही किसी व्यक्ति का नाम मतदाताओं की सूची में आया कि आप उसे निर्वाचन में खड़ा होने या मत देने से नहीं रोक सकते, निर्वाचन अधिकारी तो वहां होगा ही और पहचान के पश्चात उसे कोई मत देने से नहीं रोक सकता। यदि वह 35 का ना होकर 25 का हो तो उसे अभ्यर्थी बनकर खड़ा होने से क्यों रोका जाए। कानून का साधारण सिद्धांत यही है कि यदि कोई व्यक्ति वोट दे सकता है तो निर्वाचन के लिए खड़ा भी हो सकता है। तजमुल हुसैन साहब का तर्क तो ये है कि जो व्यक्ति वोट दे सकता है उसको चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है। क्यों आप 21, आप जानते हैं ना अनुच्छेद 326 में इनिशियल स्टेज में 21 वर्ष की आयु थी मतदाता के लिए। वो तो हमने 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करते, वो अलग बात है। हम तो बात उस समय की बात कर रहे हैं। वो कह रहे जब 21 वर्ष का आदमी वोट दे सकता है तो फिर आप 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए या फिर 35 वर्ष ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो चुनाव लड़ सकता है, जो वोट दे सकता है, वो चुनाव भी लड़ लेना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के तर्क आएंगे, अभी बात करेंगे उस विषय पर भी। महबूब अली बेग साहब क्या कह रहे हैं, श्रीमान मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश किया हुआ संशोधन निर्दोष नहीं है, ये भयानक संशोधन है और जनतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। पिछले अनुच्छेद 67 के खंड 6 में किसी व्यक्ति को मतदाता बनने की योग्यता का वर्णन है। वह निश्चित रूपेण लिखा हुआ है कि वह किन परिस्थितियों में मतदाता बन सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं बन सकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप ये क्यों कर रहे हैं? फिर वो कह रहे हैं कि आपने कई सारी डिस्क्वालिफिकेशन रखी है मतदाता के लिए, कि जो मस्तिष्क क्या से विक्षिप्त हो, अपराधी में हो, भ्रष्टाचार हो, अवैध आचरण के आधार पर वो नियोग्य नहीं ठहरा दिया गया हो, ऐसे लोग वोटर नहीं हो सकते। जब आप इस प्रकार की क्वालिफिकेशन तय करके एक वोटर के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जब वोटर के लिए इतने हडल्स कर रहे हैं, तो उसको चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? चुनाव लड़ाओ ना जो वोटर है। वो कह रहे हैं आपने उन स्थितियों को निर्धारित नहीं किया है जिनके संदर्भ में नियोग्यता का विधान बनाया जा सके, जैसा कि मतदाता के विषय में किया गया। अतः कोई प्रतिक्रियावादी संसद, वो कह रहे हैं निकट भविष्य में कोई ऐसी संसद आ गई, क्या कैसी, जो पूंजीवादी संसद ये विधि बना सकती है कि कोई व्यक्ति जो कि चुनाव में खड़ा होना चाहे, उसके पास 5,000 एकड़ भूमि का स्वामी होना चाहिए या 1,00,000 रुपए इनकम टैक्स देने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा आप संसद पर बाकी योग्यताओं का निर्धारण करने की जिम्मेदारी डालते हैं। कभी कोई ऐसी संसद आ गई पूंजीवादी जो कहेगी नहीं, जिसके पास 5,000 एकड़ भूमि हो या फिर जो 1,00,000 रुपए इनकम टैक्स देता हो वही चुनाव लड़ेगा? तो ऐसी स्थिति में तो कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकेगा। ऐसी पूंजीवादी संसद भी तो आ सकती है। इसलिए सारी योग्यताएं जब आप लिख रहे हैं, तो कुछ योग्यताएं आप संसद के ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? वैसे आज का संविधान ये कहता है कि संसद के सदस्य बनने की अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद कानून बनाकर करेगी। आप लोग जानते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 में वहां क्वालिफिकेशंस का उल्लेख कर रखा। ये कह रहे नहीं भाई, आप क्यों छोड़ रहे हैं संसद के ऊपर? संसद तो कभी कोई निकट भविष्य में पता नहीं कैसी आएगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो विचार बड़े गजब के हैं भाई, ये तो मालूम होना चाहिए। महबूब अली बेग साहब के मैंने कुछ विचारों को हाईलाइट किया, जरा वो क्या कह रहे हैं। और एक मान्य सिद्धांत है कि जब आप संविधान बना रहे हैं तो आपको ये बात भावी संसद पर छोड़ देनी चाहिए कि वे उन व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित करें जो चुनाव में खड़े होने चाहते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि संविधान में अनावश्यक प्रावधान तो रख दिए गए। अब महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है, अब बहुत सारे प्रावधान बड़े अनावश्यक है वो तो रख रहे हो, और जो आवश्यक है उस प्रावधान के संदर्भ में आप कह रहे हो कि नहीं ये भावी संसद तय करेगी। वो क्या कह रहे हैं, ये आश्चर्यजनक है कि संविधान में अनावश्यक प्रावधान तो रख दिए गए हैं, और आवाज आ रही है क्या? थोड़ा खींच गया था, हो रही है ना? ठीक है। ये आश्चर्यजनक है कि संविधान में अनावश्यक प्रावधान तो रख दिए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनने के योग्य या अयोग्य बनाता है उसको आप भावी संसद पे छोड़ रहे हैं। ये क्या बात हुई यार? ऐसा महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मतदाता के लिए योग्यता निश्चित करते हैं, जब आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता निर्धारित करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आप निर्वाचन के लिए खड़े होने के लिए योग्यता का प्रश्न भावी संसद पर छोड़ देते। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा वो कहना चाह रहे। क्यों छोड़ रहे हैं? आप खुद तय कर दो ना। इतने सारे अनावश्यक प्रावधान तो आप संविधान में जोड़ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो फिर चुनाव लड़ने के लिए अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद करेगी, ऐसा आप प्रावधान क्यों कर रहे हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में आते हैं टी कृष्णमाचारी जी। श्रीमान डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन पर पेश किए गए श्रीमती दुर्गाबाई के संशोधन के विषय में मुझे केवल कुछ ही शब्द कहने। क्या कहने? मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने इस संशोधन पर इस आधार पर आपत्ति की कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होगा वहां 35 वर्ष की आयु है। मैंने इंस्टा पर एक प्रश्न पूछा था, जो मेरे इंस्टा से जुड़े हुए साथी वो जानते हैं। मैंने इंस्टा पर एक प्रश्न पूछा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता न्यूनतम जो है, आयु जो है वो 30 वर्ष की है। फिर मैंने ये कहा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। फिर मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। मैंने ये प्रश्न पूछा कि जब राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए योग्यता 30 वर्ष है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 35 वर्ष क्यों है? ऐसा मैंने प्रश्न पूछा था। बहुत सारे मित्रों ने जवाब दिया, जो मेरे खासकर जूम वाले जो साथी है वो जानते हैं। बहुत सारे मित्रों ने जवाब दिया और वो जवाब ठीक था। अभी जवाब आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति भले ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता हो, लेकिन जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ता है, और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम योग्यता आयु की जो है वो 35 वर्ष है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति 31 साल का है, और समझ लीजिए वो 31 साल का है और वो उपराष्ट्रपति बन गया, उदाहरण देना चाह रहा हूं,
और अगर राष्ट्रपति का पद इस दौरान रिक्त हो गया तो वो 31 साल की उम्र में राष्ट्रपति बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु भले 30 वर्ष हो, लेकिन उपराष्ट्रपति जो कि उसका पदेन अध्यक्ष होता है उसके लिए हमने न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी। याद आया? जूम वालों, यूट्यूब वालों को भी याद आएगा। यस, ये लॉजिक है। अभी बात करेंगे, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष है, इसलिए उस संस्था के सदस्यों की आयु कम करना व्यर्थ है। मुझे भय है कि मेरे माननीय मित्र ने इस संशोधन विषय में असंगतता पाई और ऐसा करते समय ये नहीं सोचा कि उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष निश्चित करने का क्या कारण है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अनुच्छेद 47 को देखें, जिसमें राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष है। स्वभावतः क्योंकि रिक्तता होने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का स्थान लेना होता है। भूल गए आप? राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेगा। ये भूल गए बात? इस बात को भूलकर आप कैसे कर सकते हैं, ऐसा वो बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी है जिनके संदर्भ में कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट इस तरह से क्लियर होता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अतः अनुच्छेद 55 में जो उपराष्ट्रपति की आयु भी 35 वर्ष रखी गई है, वो क्यों रखी गई है उसका कारण बता रहे हैं। यह आवश्यक है नहीं है कि किसी अभ्यर्थी की योग्यता वही हो जो कि मतदाता की हो, ऐसा वो तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कैंडिडेट की आयु अलग होती है, वोटर्स की आयु अलग होती है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है कि जो चुनाव लड़ सकता है, जो वोटर है वो चुनाव भी लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए अलग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वोटर के लिए अलग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा वो तर्क दे रहे हैं। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर से पहले इनका सेंटेंस देखिए। अतः अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष प्रकार की अर्हता और मतदाताओं के लिए भिन्न प्रकार की अर्हता जो कम कठोर रखने में कोई बड़ा पाप नहीं है, ऐसा वो तर्क दे रहे हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? मैं श्रीमती दुर्गाबाई के संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो जी, दुर्गाबाई का संशोधन स्वीकार कर लिया गया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। 35 वर्ष से आयु घटाकर क्या कर दी गई? 30 वर्ष कर दी गई, जो आज 30 वर्ष है राज्यसभा के मेंबर के लिए। अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं आप इसके ऊपर कुछ बोलना भी चाहते हैं क्या? अब डॉक्टर अंबेडकर बोले हाँ भाई, फीडबैक जो है, अब इनको फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ, अब इतना टाइम हो गया कि फीडबैक लिंक शेयर करना। 15-20 मिनट तक ये जिंदा रहता भाई, मैंने पहले भी कहा है। देखिए इस बार का देखिए 1-1 महीने संविधान सभा की बहस चलती है, तो बहुत सारी हमारी भी मजबूरियां, इतनी हूबहू चर्चा करना कितना कठिन होता होगा। फीडबैक लिंक जो है 15-20 मिनट तक जीवित रहता है, जब तक दिया जाता है, और जब तक उस दिन वर्कशॉप जो चलती है तब तक जीवित रहता है। वर्कशॉप खत्म होते ही 5-7 मिनट के बाद, क्यों ठीक कह रहा हूँ, 5 मिनट के बाद में वो खत्म हो जाता है। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी मजा आएगा। वरना सर्टिफिकेट तो खैर मिल ही जाएगा, सर्टिफिकेट का कोई बड़ा इशू नहीं है, पर जब इस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार का, कि सुबह सुबह रोजाना उठकर 70-80 पेजेस पर आप लोगों से रोजाना चर्चा करना, उससे पहले उसको पढ़ना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन रहे कि आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। 1.25 से 1.5 घंटा की तो चर्चा है। चलिए, तो अंबेडकर क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझता हूं कि मेरे लिए उत्तर देना अपेक्षित है, बस इतना कहना ही काफी है कि यदि मैं श्रीमती दुर्गाबाई का संशोधन स्वीकार कर लेता हूं तो वह कुछ पहलुओं से अनुच्छेद 152-55 से असंगत होगा, क्योंकि वो प्रांतों में अलग रखा गया, तो हम वहां पर भी संशोधन कर लेंगे। क्योंकि विधान परिषद के संदर्भ में 35 वर्ष है, तो हम वहां पर भी घटाकर 30 कर देंगे, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। ओके, अध्यक्ष साहब कह रहे हैं तो ठीक है, फिर मैं अब संशोधन पर और अनुच्छेद पर भी, यदि संशोधन स्वीकृत हो जाए तो संशोधित रूप में वोट लेना चाहता हूं। और अब वोटिंग करने के बारे में बात की गई, और देखिए 35 वर्ष के जगह पर 30 वर्ष आ गया, और संविधान सभा ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया, और इसी तरह से अनुच्छेद 68A भारत के संविधान का भाग बन गया। अब आ रहा है आर्टिकल 69, और इसके ऊपर संशोधन है ब्रजेश्वर प्रसाद जी का, जो कि 1469 के नाम से, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया। प्रोफेसर केटी शाह आ रहे हैं एक संशोधन लेकर। वो कह रहे हैं कि इसमें यह जोड़ दिया जाए, क्या, ट्वाइस एटलीस्ट इन एवरी ईयर एंड 6, इन शब्दों के स्थान पर वंस एटलीस्ट इन एवरी ईयर एट द बिगिनिंग देयर ऑफ एंड मोर देन 3। संसद की बैठक एक वर्ष में कितनी होनी चाहिए मिनिमम, आप बताइए।
संसद की संसद की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? मिनिमम 2 बार होनी चाहिए। यस, ये बात ठीक है, यही प्रावधान लाया गया था, लेकिन केटी शाह ने कहा नहीं, 3 बार लाओ, आप 3 बार लाओ, 3 शब्द रखो, मोर देन 3। इस परिवर्तन के फलस्वरूप इस तरह से हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान इस संशोधन पर बोलने से पूर्व क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा एक और संशोधन भी है जो कि इसका पूरक है, और यदि दोनों को साथ ही पेश किया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं ठीक है। तो प्रोफेसर केटी साहब दूसरी बात भी रख रहे हैं, किंतु संसद या उसका कोई सदन एक बार बुलाए जाने पर तथा सत्र आरंभ होने पर वर्ष भर इसी प्रकार चलता रहेगा, और प्रत्येक बैठक समस्त संसदीय वर्ष के लिए निरंतर अधिवेशन में समझी जाएगी, चाहे छुट्टियां, स्थगन और सत्रावसान के कारण बाधा पड़े। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह संशोधन लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान इस प्रकार का प्रावधान किया जाए कि संसद कम से कम 3 बार बैठे। और वो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि इंग्लिस्तान मतलब इंग्लैंड में भी इस प्रकार का रिवाज है कि संसद के अधिवेशनों को समूचे संसदीय वर्ष के लिए निरंतर एक ही समझा जाता है, चाहे वो बड़े दिन की हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे अन्य छुट्टियां हो। ब्रिटिश संसद एक वर्ष में लगभग 200 दिन काम करती है, और हमारा विधानमंडल तो कम से कम 100 दिन ही काम करता है, तो इसलिए हमको कम से कम 3 बैठकों का प्रावधान करना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमको खत्म करने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 3 बैठकें तो होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान कर दीजिए, प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। तो प्रोफेसर केटी शाह के बाद में एचवी कामत साहब भी प्रावधान लेकर आ रहे हैं, और वो भी ट्वाइस की जगह पर थ्राइस लिखना चाहते हैं। ट्वाइस मतलब 2 बार और थ्राइस मतलब 3 बार। वो क्या कह रहे हैं, मुझे भय है कि जब यह अनुच्छेद 69 मसौदा समिति द्वारा रचा गया था, तब समिति के सदस्य भारत शासन अधिनियम के भयानक स्वप्न के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के मसौदे पर विचार करने के प्रस्ताव को पेश करते हुए यह स्वीकार किया था कि संविधान पर अधिकतर भारत शासन अधिनियम का प्रभाव पड़ा है, और ये बुद्धिमत्ता पूर्व हुआ, किंतु मेरे विचार में संसद को 1 वर्ष से कम 2 बार बुलाने का उपबंध भारत शासन अधिनियम से लगभग पूरी तरह से नकल कर दिया गया। 2 बार क्यों बुला रहे, संसद की बैठक 3 बार बुलाइए, ऐसा कह रहे हैं कौन, प्रोफेसर एचवी कामत साहब। एक बार प्रोफेसर पिछली संविधान सभा के 7वें सत्र में डॉक्टर अंबेडकर के मुंह से निकल गया था प्रोफेसर एचवी कामत, तो एचवी कामत साहब ने कहा कि नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप प्रोफेसर इसलिए है कि आप बोलते बहुत ज्यादा है, तो बोलने वाले प्रोफेसर होते हैं, बताइए। चलिए खैर, तो एचवी कामत साहब प्रोफेसर नहीं है, ये बात आपने को मालूम होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि हम नकल क्यों कर रहे हैं, वहां 2 बार बुलाई जा रही है बैठक के संसद की कम से कम, तो हम भी 2 बार बुलाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम 3 बार बुलाए ना, संसद को बहुत काम करना पड़ता है। अभी प्रोफेसर केटी शाह ने भी इसी प्रकार का प्रस्ताव रखा। वो कहते हैं मुझे आशा है कि डॉक्टर अंबेडकर सरकार की ओर से ऐसी स्थिति की कल्पना करते होंगे, और उन्हें विश्वास होगा कि संसद के लिए अब से अधिक बार और अधिक लंबे समय तक बैठना अपेक्षित है। मैं इस संशोधन पर बल नहीं देता, किंतु एक ही कारण में मैं ऐसा कह रहा हूं कि मानवीय मामलों में निर्धारित न्यूनतम के अधिकतम ही बनने की संभावना रहती है। वो कह रहे हैं कि अगर आप न्यूनतम करेंगे ना कि न्यूनतम 2 बार बुलानी होगी, तो न्यूनतम एक दिन अधिकतम हो जाएगा, मतलब फिर वो 2 बार वो मिनिमम जो है उसी को पूरा करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि न्यूनतम आपको अगर जैसे अपने संविधान सभा का जो 8वां सत्र है वो 1 महीने का है लगभग, उसकी 23 बैठकें होती है, ठीक है, 23 बैठकें होगी। मैं कह देता हूं कि न्यूनतम 15 बैठक में भाग लेना आपके लिए अनिवार्य, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, ठीक है 15 लेना, तो फिर आप 15 ही लेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 उसमें भाग नहीं लेंगे। तो एचपी कामत साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर आपने लिख दिया न्यूनतम 2 बैठकें होगी, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये न्यूनतम ही अधिकतम बन जाएगा, और फिर लोग क्या करेंगे, हमारी जो सरकार जो आएगी वो कोशिश करेगी कि 2 बार ही बैठक हो। क्या सोच सकते थे वो, और ऐसी बात सही है। संसद साल भर बैठनी चाहिए यार, उनको काम करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण काम करने होते हैं, लेकिन हमारे तो यहाँ हंगामा होता है, आप सब जानते हैं। तो बड़ी गजब की बात कही कि न्यूनतम ही अधिकतम बन जाता है, मानवीय मामलों में निर्धारित न्यूनतम के अधिकतम बनने की संभावना हमेशा रहती है, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। इसके बाद में अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि 1472 जो संशोधन है वो वाक्य रचना संबंधी है,
और 1473 पेश नहीं किया गया। 1475 भी रचना संबंधी है, 1476 भी रचना संबंधी है। प्रोफेसर शाह 1477 मुझे रचना संबंधी दिखाई देता है, यदि आप सहमत हैं तो हम उसे छोड़ दें। तो प्रोफेसर केटी शाह नहीं 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 नहीं, इस पर कुछ सारभूत प्रश्न निहित है, मैं रखना चाहता हूं, रखिए भाई। द हाउस इज और द आइदर हाउस ऑफ, ये शब्द निकाल दिया जाए, वो ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह, इसलिए आप इसको शाब्दिक मत मानिए, प्रोफेसर केटी शाह ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर अगला संशोधन जो 1478 है वो भी प्रोफेसर केटी शाह के नाम से ही है, वो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो अभी रख देते हैं, तब तक पानी पी लेता हूं। हाँ घर से हैं भाई, बिल्कुल घर से हैं, घर से हैं तो भोजन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं भोजन करूंगा तो आप भी भोजन कहेंगे हमको भी भोजन करवा दीजिए, तो मैं तो आपको डिजिटल भोजन करवा रहा हूँ ना, इन संविधान सभा की बहस हूबहू रख कर आपके सामने डिजिटल भोजन परोसा जा रहा है। ठीक है, ये भोजन ही तो है भाई। खैर, प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन क्या आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 69 में ये शब्द जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, यदि किसी समय राष्ट्रपति इस संविधान में किए गए उपबंध के अनुसार लोकसभा को अथवा लोकसभा के विघटन के पश्चात संसद के किसी सदन को 3 माह से अधिक समय तक अथवा लोकसभा के जीवन काल में 90 दिन से अधिक समय तक नहीं बुलाता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति क्रमशः अपने अपने सदन को बुला सकता है, और उस अवस्था में वैध रूप से बुलाए गए समझे जाएंगे और अपने समक्ष रखे गए अथवा आने वाले किसी कार्य को करने के अधिकारी समझे जाएंगे। आप जानते हैं आप जानते हैं कि संविधान में यह प्रावधान है कि संसद के जो अधिवेशन है उनको राष्ट्रपति जी आहूत करते हैं। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं अगर राष्ट्रपति नहीं बुलाते, और टाइम पीरियड भी बता रहे हैं 3 महीने या 90 दिन, तो नहीं बुलाते तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को यह पावर होगा, राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा के सभापति को यह पावर होगा कि वे अपने सदन की बैठ के बुला लें और उनके द्वारा जो कार्य उस दौरान जो किए जाएंगे वो वैलिड माने जाएंगे। वो कह रहे हैं श्रीमान एक गंभीर मामला है जिसका आशय है कि यदि राष्ट्रपति संविधान में रखे समय से अधिक काल तक संसद के सदनों को नहीं बुलाते हैं, तो ऐसी विशेष स्थिति के उपचार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अतः इस संशोधन द्वारा अध्यक्ष और द्वितीय सदन के सभापति को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने अपने सदन को बुलाए और इसके लिए राष्ट्रपति के प्राधिकार की प्रतीक्षा न करें। राष्ट्रपति स्वयं सदन को न बुलाए तब भी वो बुला सकते हैं, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह संशोधन अपना रखते हुए कह रहे हैं। अगला संशोधन भी प्रोफेसर केटी शाह के नाम से है, वो क्या 69 में कह रहे द हाउस शब्दों के पश्चात ओवर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स ये शब्द रख दिए जाए, इस प्रकार के शब्द रखवाना चाहते हैं। और एक अगला संशोधन और लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सामान्य अवधि के पूर्ण होने से पहले हो तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ऐसा किया जाएगा, परंतु प्रधानमंत्री ऐसे विघटन के लिए कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। If you want to dissolve the house of the people, आप जानते हैं लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते हैं। प्रोफेसर केटी शाह एक संशोधन लेकर आए हैं कि अगर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग उसके निर्धारित कार्यकाल से पहले करते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह को रिकॉर्ड में लिखित रूप में रखा जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु प्रधानमंत्री ऐसे विघटन के लिए दिए गए कारण लिखित रूप में अभिलेखार्थ रखे जाएंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इफ सच डिसोल्यूशन इज अर्लियर देन द कंप्लीटेशन ऑफ द नॉर्मल टर्म एज प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 68(2), provided that the reasons given by the prime minister for such dissolution shall be recorded in writing। ऐसा कहा, प्रधानमंत्री अगर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को तो ही लोकसभा भंग की जाएगी और वो लिखित में सलाह देंगे, इस प्रकार की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही प्रोफेसर केटी शाह ने। तो प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन एक से बढ़कर एक है। प्रोफेसर केटी शाह आगे भी उनके संशोधन आ रहे हैं, और अध्यक्ष जी से उनसे चर्चा चल रही है कि भाई अब हम क्या करें। प्रोफेसर केटी शाह एक से बढ़कर एक संशोधन लेके आ रहे हैं। इसके बाद में कह रहेगा कि जितने अनुच्छेद आने थे, जितने संशोधन आने थे वो आ गए, अब इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो फिर आर के सिद्धवा जी जो कि अंग्रेजी भाषा में अपनी बात को रखते हैं, वो अब संशोधनों पर और इस अनुच्छेद पर चर्चा करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,
अनुच्छेद 69 में संसद के सदनों के सत्र बुलाने का विषय है। इसमें कहा गया कि संसद के सदन प्रतिवर्ष 2 बार अनिवार्यतः बुलाए जाएंगे और राष्ट्रपति की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि यदि वह आवश्यक है तो और बार बार भी बुला सकता है। वो 1935 के अधिनियम का भी उल्लेख कर रहे हैं कि वहां 2 बार का उल्लेख है, और एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं कि भाई हम उसको नकल क्यों कर रहे हैं 1935 के अधिनियम को, हम इसको 2 की जगह पर 3 क्यों नहीं कर लेते हैं। इस पर सिद्धवाजी विचार रख रहे हैं। इसके बाद में तजमुल हुसैन साहब आ रहे हैं। श्रीमान, पहली बात तो कामत के संशोधन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिसके अनुसार संविधान में उल्लेखित 2 सत्रों की जगह संसद के 3 सत्र होने चाहिए। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। तो तजमुल हुसैन साहब ने एच.वी. कामत साहब का वो संशोधन जो संसद के सत्र कम से कम 2 बुलाने की जगह पर 3 बुलाने के संदर्भ में उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो सबको अनुभव है कि बजट सत्र में, जो कि लगभग 2 मास का होता है, हम सिवाय बजट तथा कुछ विधेयकों को ही पारित करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर पाते। अतः मैं 3 सत्रों के सुझाव का समर्थन करता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई जो बजट सत्र है उसमें तो हम खाली बजट पे ही चर्चा कर पाते, दूसरा काम तो कर ही नहीं पाते, तो कम से कम 3 सत्र हो तो हम और भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। वो कह रहे हैं मेरे विचार में ऐसी स्थिति में स्वयं प्रधानमंत्री को संसद के सदनों को आहूत करने की शक्ति होनी चाहिए। ये केवल आपातिक स्थिति के लिए उपबंध है और निसंदेह प्रधानमंत्री किसी दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद आते हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। फीडबैक आप बार बार शेयर करें। हाँ, एक्टिवली जुड़े रहना है भाई, तभी तो मजा आएगा। फीडबैक शेयर करते रहे। फीडबैक का आंसर यहाँ नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। और मैंने आपको कहा, आप जो स्क्रीन पर जो अपना नाम जो है ये मत रखिए भाई, फोन का नाम नहीं रखिए, अपना नाम लिखो ना, स्पष्ट अच्छा नाम है आपका। सर्टिफिकेट बनाने में हमको बहुत सारी दिक्कतें आती है इसकी वजह से। तो स्क्रीन पर ये जो आप जब जूम से जुड़ते हो तो वो नाम मांगता है, तो फोन जो लिखा हुआ आता है आईफोन, जिसका किसी ने आईफोन लिखा हुआ, किसी ने कुछ लिखा हुआ, तो वो हटाइए और अपना खुद का नाम लिखिए और स्पष्ट लिखिए, वही नाम लिखिए जो सर्टिफिकेट में हमको देना होता है। ठीक है, चलिए अब प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं। आप तो हर 5-5 7-7 मिनट में फीडबैक एक बार डालने के बाद में डाल दिया करें, लास्ट समय तक डालें। अब प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, श्रीमान इस अनुच्छेद पर 2 दृष्टि बिंदुओं से आलोचना है। एक संसद की निरंतर बैठकों के संदर्भ में, और एक राष्ट्रपति को शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वह सदन को आहूत करने से इनकार कर उसे व्यर्थ कर दे। मैं पहली बात पर बात करूं, श्री कामत और श्री सिद्धवा से सहमत हूं मैं। हमारी विद्यमान संसद के अधिवेशन बहुत कम होते हैं, इसलिए बार बार बुलाने चाहिए, ऐसे प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं। फिर वो आते हैं कौन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान मुझे खेद है कि इस अनुच्छेद पर जितने भी संशोधन पेश किए गए उनमें से मैं किसी एक को भी स्वीकार नहीं करता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि सिवाय एक संशोधन जिसे मैंने अपने उत्तर के लिए चुना है, किसी अन्य पर टिप्पणी करना अपेक्षित है। प्रोफेसर शाह द्वारा पेश किए गए संशोधन से कुछ बातें पैदा होती है। उनका प्रथम संशोधन जो कि 1470 है और दूसरा संशोधन जो कि 1479 है, लगभग एक ही विषय के संदर्भ में है, और परिणामतः मैं उनके तर्कों को निपटाने के लिए उन्हें एक साथ लेना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर शाह के इन दोनों संशोधनों के साथ मैं श्री कामत का संशोधन जो कि 1471 है को भी ले सकता हूं, क्योंकि उसमें भी वही प्रश्न उठता है। मुझे ऐसा दिख पड़ता है कि ना प्रोफेसर शाह ने और ना ही श्री कामत ने वे कारण समझे हैं जो इन खंडों को पहले 1935 के अधिनियम में क्यों रखा गया था, इसको स्पष्ट करते हैं। मेरे विचार में प्रोफेसर शाह तथा प्रोफेसर नहीं मिस्टर कामत समझ लेंगे कि 1935 के अधिनियम के समय जो राजनीतिक वातावरण था वह अब राजनीतिक वातावरण नहीं है। अरे भाई, उस समय वातावरण अलग था, अब वातावरण अलग है। 1935 में जो वातावरण था उसमें कार्यपालिका संसद के अधिवेशनों को टाला करती थी। वास्तव में उस समय से पूर्व संसद को प्रधानतः राजस्व के समाहार के लिए ही आहूत किया जाता था। वो कह रहे हैं कि अरे 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान थे उसको हमने एज इट इज क्यों अपनाया। उसका कारण यह है कि 1935 के अधिनियम में परिस्थिति अलग थी, और उस समय जो 2 बार संसद के अधिवेशन बुलाने का जो प्रावधान था उसमें मिनिमम हमने इसलिए लिख रखा था क्योंकि कार्यपालिका उस समय संसद के अधिवेशन बुलाना नहीं चाह रही थी। वो तो अंग्रेजों का शासन था ना, वो बुलाना ही नहीं चाह रही थी।
तब हमने ये प्रावधान किया था। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई है, अब कार्यपालिका संसद के अधिवेशन को बुलाएगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से विचार एक एक करके आप देख सकते हैं, संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के विचार, डॉक्टर अंबेडकर ने उनका किस तरह से जवाब दिया वो भी अगर आप देख सकते हैं। अब जो ये बात कही जा रही है भाई राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को नहीं बुलाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री को इस बात की पावर होनी चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं। अब मैं प्रोफेसर शाह के दो अन्य संशोधनों को लेता हूं। जैसी शब्दावली उन्होंने संशोधन की रखी है उसके कारण वे कुछ उलझे हुए हैं। संशोधनों का सार यह है कि प्रोफेसर शाह ये समझते प्रतीत होते हैं कि शायद राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अनुसार साधारण काल में संसद को ना बुलाए या आपात होने पर भी विधानमंडल के अनुसार आपातकाल होने पर संसद को आहुति नहीं करे। अतः वे कहते हैं कि जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्य में असफल हो तब संसद को आहूत करने की शक्ति प्रथम सभा के अध्यक्ष अथवा द्वितीय सभा के सभापति या उपसभापति में निहित कर देनी चाहिए। यदि मैं ठीक समझता हूं तो प्रोफेसर शाह की यही युक्ति है। मुझे प्रतीत होता है कि यहाँ पर भी प्रोफेसर शाह सारी स्थिति को गलत समझे। सर्वप्रथम तो मैं ये नहीं समझता कि राष्ट्रपति अपना ऐसा कर्तव्य करने में क्यों असफल होंगे जो विधि द्वारा उनके लिए नियत किया गया है। यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सुझाव दे कि यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सुझाव दे कि संसद बुलाई जाए और राष्ट्रपति अकारण कीड़ावश या लंपटतावश उसे आउट करने से इनकार कर दे तो मेरे ख्याल से हमारे पास अपने संविधान में इसका उपाय है कि ऐसे राष्ट्रपति को हम हटा दें। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के प्रावधान जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रावधान इसलिए नहीं जोड़ना, कौन सा प्रावधान कि राष्ट्रपति नहीं बुलाएं तो लोकसभा अध्यक्ष बुला दें, राष्ट्रपति नहीं बुलाएं तो राज्यसभा का सभापति बुला दें। ये प्रावधान जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर विद्वेषपूर्ण ढंग से संसद का अधिवेशन नहीं बुलाए तो हमारे पास संविधान में पर्याप्त प्रावधान है, हम उन्हें हटा देंगे क्योंकि वो संविधान की पालना नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर हटाया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। किंतु यदि हम प्रोफेसर केटी शाह के सुझाव को स्वीकार कर लें तो एक और कठिनाई उत्पन्न होती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए राष्ट्रपति उचित कारण से संसद को नहीं बुलाता है और अध्यक्ष और सभापति संसद को बुला लेते हैं, फिर क्या होगा? राष्ट्रपति तो उचित कारण से नहीं बुला रहा है लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बुला दे तो फिर क्या होगा? यदि राष्ट्रपति संसद को नहीं बुलाता तो इसका अर्थ यह हुआ कि कार्यपालिका सरकार के पास सदन के समक्ष रखने के लिए कोई कार्य नहीं है। अरे भाई, राष्ट्रपति अगर संसद का अधिवेशन नहीं बुलाता है इसका मतलब कार्यपालिका नहीं चाहती है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद नहीं चाहती है कि बुलाया जाए। और जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद नहीं चाहती है कि अधिवेशन बुलाया जाए और फिर लोकसभा अध्यक्ष बुला दे तो फिर क्या होगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। क्योंकि वही एक आधार है जिस पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर सभा का सत्र बुलाए। अब अध्यक्ष सभा के लिए तो कार्य पैदा कर नहीं सकता और ना ही सभापति ऐसा कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष अपनी मर्जी से लोकसभा के लिए कार्य तो पैदा कर नहीं सकते, कार्य तो कार्यपालिका पैदा करेगी और कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाएंगे। अब राष्ट्रपति अगर बुलाना नहीं चाहते इसका मतलब सरकार नहीं बुलाना चाहती है, और सरकार नहीं बुलाना चाहती है और लोकसभा अध्यक्ष बुला दे तो फिर क्या होगा? इस प्रकार की कल्पना डॉक्टर अंबेडकर ने की है। उन्होंने कहा इस प्रकार की बातें हम संविधान में नहीं जोड़ सकते। बड़ी जबरदस्त बातें हैं, तर्क वितर्क आप देख सकते हैं किस प्रकार से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी बात को रखा। इसके बाद में वोटिंग होती है, संशोधन ट्वाइस की जगह थ्राइस किया जाए, यह अस्वीकार हो गया। फिर वर्ष भर चलता रहे, HV कामत साहब ने जो संशोधन रखा वो भी अस्वीकार हो गया। फिर द हाउस ऑफ आइदर हाउस वाला KT शाह वाला जो संशोधन था वो भी अस्वीकार हो गया। फिर अगर राष्ट्रपति सदन नहीं बुलाता है, अधिवेशन नहीं बुलाता है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति बुला दे, ये भी अस्वीकार हो गया। फिर प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेगा, प्रधानमंत्री लिखित में सलाह देगा तभी बुलाया जाएगा, ये संशोधन भी क्या हो गया? अस्वीकृत हो गया। अब वो KT शाह वाला संशोधन राष्ट्रपति की सम्मति से वाला वो भी क्या हो जाएगा? अस्वीकृत हो जाएगा, ये संशोधन भी अस्वीकृत हो गया। वो 3 महीने वाला ये संशोधन भी अस्वीकृत हो जाएगा। और फिर आखिर में आर्टिकल 69 को संविधान में जोड़ दिया जाए, बिल्कुल जोड़ दिया जाए, और इस प्रकार आर्टिकल 69 अस्तित्व में आ गया जो अभी आपको दिखाई देता है। अब नया आर्टिकल आ रहा है 69A।
तो कई सदस्यों ने एक नए अनुच्छेद की सूचना दी है। श्री रामलिंगम चेटियार का संशोधन 1484 है। तो वो कह रहा है कि श्रीमान मैं अभी इसे पेश नहीं कर रहा हूं, मैं कभी सुविधाजनक अवसर पर इसे पेश करूंगा। तो फिर वो पेश नहीं किया गया, तो 69A नहीं रखा गया, फिर सीधा आ गया आर्टिकल 70। और श्री कामत के संशोधन है उसके ऊपर। HV कामत साहब कह रहे हैं वे रचना संबंधी नहीं है, किंतु यदि आपका ये निर्णय है तो वो ऐसे हैं तो मैं उन्हें पेश करने का हट नहीं करूंगा। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि HV कामत साहब के 2 संशोधन है, दोनों वाक्य रचना संबंधी है, और मैं चाहता हूं कि वो नहीं रखें क्योंकि वो मसौदा समिति से डिस्कस कर ले। HV कामत साहब थोड़ा तो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं साहब ऐसा नहीं है, पर अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है मैं नहीं रखता। और इस प्रकार से आर्टिकल 70 भारत के संविधान का हिस्सा बन गया। अब आता है 71। ये आज के 71 नहीं है, ध्यान रखना, ये आज के 71 नहीं है। एक संशोधन संख्या 1487 है जिसकी सूचना प्राप्त हुई है, ये नकारात्मक है, अतः मैं उसको पेश करने की परमिशन नहीं देता। फिर वो कहता है कि 1488 प्रोफेसर शाह का संशोधन है, केटी शाह ने कहा मैं इसे पेश नहीं कर रहा। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि प्रोफेसर शाह का एक और संशोधन है 1490। अब प्रोफेसर शाह क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं। क्या प्रस्ताव करता हूं? प्रत्येक सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को जो एक साथ समवेत होंगे संघ की साधारण स्थिति के विषय में संबोधित करेगा, जिसमें आर्थिक सुझाव और अन्य विशेष बातें समाविष्ट होगी जिन्हें वह ऐसे संबोधन के लिए उपयुक्त समझे। आप जानते हैं राष्ट्रपति साल के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उस अनिवार्य सत्र को राष्ट्रपति से अनिवार्य क्यों संबोधित करते हैं? क्योंकि वो बजट सत्र होता है, राष्ट्रपति उसमें बताते हैं देश की वस्तुस्थिति के बारे में। प्रोफेसर केटी शाह इसे लैंग्वेज के रूप में संशोधन लाना चाह रहे हैं कि वो देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सुझाव देंगे, ऐसी बात वो जोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ जो शब्दावली है उसमें तथा मेरे सुझाए गए तरीके में थोड़ा अंतर है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति का संभाषण मुख्यतः नीति के साधारण प्रश्नों अथवा देश के भविष्य के विषय में हो तथा केवल आह्वान के विशिष्ट कारणों के संबंध में न हो। ब्रिटिश संसद में ये रीति है कि संसद के उद्घाटन पर बादशाह सिंहासन से भाषण देता है, उसमें साधारणतः सब प्रश्नों का उल्लेख होता है। तो इस प्रकार का प्रावधान हमारे यहाँ पर भी किया जाना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह ने संशोधन रखा। इसके बाद में 1491, 1492, 1493 रचना संबंधी संशोधन है, उसको रखने की परमिशन उन्होंने नहीं दी। किन्होंने? अध्यक्ष साहब ने। इसके बाद में डॉक्टर PS देशमुख जी आते हैं, वो भी अपनी बात को रखते हैं, और अंत में आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का भाषण। वो कह रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह केवल यही चाहते हैं कि जो उन्हीं के शब्दों में विस्तार से कहा गया है, पर मेरे विचार से आह्वान के कारण इस पद में ये बात आ जाती है। मेरे विचार में ये पद इतना विस्तृत है कि इसमें वे सब बातें आ जाती है जो प्रोफेसर केटी शाह जुड़वाना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति जब संसद के अधिवेशन जब बुलाते हैं तो वो क्यों बुलाते हैं उसके कारण को भी बतलाते हैं, और राष्ट्रपति जब साल के प्रथम सत्र को जब संबोधित करेंगे तो आह्वान के कारण बता देंगे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि प्रोफेसर केटी शाह ने जो रखा है संशोधन, वो स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके संशोधन में जो बातें हैं वो बातें पहले से ही शामिल है, आह्वान के कारण जैसी शब्दावली में आ जाती है, इसलिए उनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन जो है संविधान सभा क्या कर लेती है? अस्वीकार कर लेती है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 72। फिर केटी शाह आ गए, वो क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 72 में इंडिया शब्द के पश्चात इफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शब्द रखे जाए, मतलब ये महान्यायवादी के संदर्भ में। जरा देखिएगा, प्रत्येक मंत्री संसद की बैठकों में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, जरा देखिएगा। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यदि वह संसद का सदस्य चुना जाए तो यह अधिकार होगा कि वह किसी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसका कि वह सदस्य मनोनीत किया जाए बोल सके और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले सके, कि तू इस अनुच्छेद के आधार पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। श्रीमान, मेरा संशोधन केवल उन्हीं मंत्रियों को यह अधिकार देना चाहता है जो संसद के सदस्य चुने जाए। अरे वाह, क्या बात है! प्रोफेसर केटी शाह चाह रहे हैं कि मंत्री जो चुने हुए हैं वो ही संसद की बैठकों में भाग लेंगे, बोल सकेंगे, चुने जाए। मेरे विचार से यह संविधान जिस सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होता है उसी सिद्धांत में यह बात भी है कि मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे,
ये उत्तरदायित्व तभी पूरा किया जा सकता है जबकि वे संसद के सदस्यों की हैसियत से और संसद में बैठकर अपने आप उत्तर दें। जो संसद के सदस्य नहीं है और फिर भी उन्हें, जिन्हें संसद के किसी सदन में अथवा उसकी किसी समिति में जिसके वे सदस्य मनोनीत किए जाए, बोलने का अथवा कार्यवाही में भाग लेने का जो अधिकार दिया गया, वो एक विसंगत अधिकार है। जो संसद का सदस्य नहीं है, संसद की बैठकों में भाग ले रहा है, ये गलत बात है। केटी शाह कह रहे हैं। आप जानते हैं कि मंत्री ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। यस, और अगर मंत्री बनाया जाता है तो उसको दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, भले ही वो संसद का सदस्य नहीं हो। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं ये गलत बात है। जो संसद का सदस्य है वही संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। वे साफ शब्दों में कह रहे हैं, अतएव सदन में उनके समान स्थान प्राप्त नहीं किया जा सकता, दिया जा सकता है। प्रोफेसर केटी शाह के सुझाव और संशोधन भले स्वीकार हो या नहीं हो, लेकिन इसका जो जवाब दिया जाता है उसे संविधान सभा की जो बैठक जो है वो जीवंत हो जाती है। फिर संशोधन संख्या 1496 पेश ही नहीं किया गया। 1497 रचना संबंधी था, इसलिए वो रखा नहीं गया। और फिर अध्यक्ष साहब ने कहा ओके अब बहस कीजिए। तो एचवी कामत साहब आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैंने प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन का आशय नहीं समझ सका हूं, अतः मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एचवी कामत साहब भी बहुत संशोधन रखते थे, प्रोफेसर केटी शाह भी बहुत संशोधन रखते थे। इस बार प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा रखे गए संशोधन का विरोध कर रहे हैं एचवी कामत। वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से यह अनुच्छेद अपने वर्तमान रूप में सर्वथा स्पष्ट है। इस अनुच्छेद से यह अर्थ निकलता है कि किसी मंत्री या महान्यायवादी को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। केटी शाह चाह रहे हैं कि जो संसद का सदस्य नहीं है वो बैठकों में भाग ही न ले, लेकिन हम जानते हैं कि मंत्री के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, और ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह में मेंबर बनना होता है, उस दौरान भी वो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। तो प्रोफेसर केटी शाह कह रहे जो निर्वाचित है वही भाग ले, तो इससे दिक्कत हो रही है। तो एसवी कामत साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो ठीक नहीं है। फिर इसके बाद में तजमुल हुसैन साहब का नाम पुकारा जाता है। श्रीमान, मेरे पास केवल 5 ही मिनट है और मैं अपना स्टेटमेंट 5 मिनट में समाप्त करना चाहता हूं। अब प्रोफेसर शाह ने जो संशोधन पेश किया है, उनका प्रथम संशोधन एवरी मिनिस्टर एंड इन शब्दों को हटा दिया जाए। अतः वे नहीं चाहते हैं कि कोई मंत्री वाद विवाद में भाग ले। इसका परिणाम ये होगा कि मान लीजिए किसी प्रांत में अथवा भारत के संघ में ऐसी वो बात कह रहे हैं, तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं अरे भाई, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो वो तो संशोधन पेश ही नहीं किया गया, आप क्यों उसके बारे में बात कर रहे हो? ये तो 1494 के बारे में, जबकि आप 1494 के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि संशोधन जो पेश किया गया वो 1495 है। तो तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे खेद है। अब मैं संशोधन संख्या 1494 को ले लेता हूँ, और इसके बाद में वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो संविधान सभा में ऐसा होता है। अब डॉक्टर अम्बेडकर आ रहे हैं, जवाब दे रहे। श्रीमान, मैं नहीं समझता कि प्रोफेसर शाह अनुच्छेद 72 का आधारभूत अभिप्राय वस्तुतः समझ पाए। मैं इस मामले का पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ साधारण मूल सिद्धांतों का वर्णन पहले करना चाहता हूं। प्रत्येक सदन स्वायत्तधारी सदन होता है, अर्थात वह ऐसे किसी व्यक्ति को जो उस सदन का सदस्य ना हो अपनी कार्यवाही में भाग लेने या कार्यवाही के अंत में मतदान करने की अनुमति नहीं देगा। केवल वही कार्यवाही में भाग ले सकता है या मतदान कर सकता है जो सदन का सदस्य हो। अब हमारे यहाँ एक विसंगतिपूर्ण स्थिति है, और वह यह है, जहां तक केंद्र का संबंध है, हमारे यहाँ 2 सदन है। ये पूर्णतः संभव है कि एक व्यक्ति जो मंत्री नियुक्त है वो प्रथम सदन का सदस्य होगा, तो उसे दूसरे सदन में भी बैठक में भाग लेना देना चाहिए। यदि वह किसी विधेयक विशेष का भारवाहक हो और संविधान के अनुसार विधेयक के लिए दोनों सदन की स्वीकृति आवश्यक है। गजब की बात की डॉक्टर अम्बेडकर ने। अरे भाई, मंत्री तो एक सदन का सदस्य होगा, कभी बिल दूसरे सदन में आ गया, दूसरे सदन में भी बिल पारित होना जरूरी है, तो वहां पर भी तो उसको जवाब देने जाना पड़ेगा। इसलिए खाली निर्वाचित सदस्य बैठकों में भाग ले सकता है। इस प्रकार का प्रोफेसर शाह का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं। फिर वो महान्यायवादी के बारे में स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं, हाईलाइट कीजिए इसको जरा। वो कह रहे हैं महान्यायवादी
प्रथम सदन का सदस्य हो सकता है, उसे शायद द्वितीय सदन में जाने की आवश्यकता पड़ जाए, किंतु प्रथम सभा का सदस्य होने के कारण उसे शायद द्वितीय सदन में उपस्थित होने का वैध अधिकार नहीं हो। इसका मतलब इनिशियल स्टेज में महान न्यायवादी को संसद का सदस्य वाली कुछ बात कही गई थी। आज आप जानते हैं महान न्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसको बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रथम सदन का मेंबर हो सकता है। इसका मतलब इनिशियल स्टेज में इस प्रकार का प्रावधान था। खैर, संशोधन पर वोटिंग हुई, संशोधन गिर गया, प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया प्रोफेसर केटी शाह द्वारा। फिर अनुच्छेद पर वोटिंग हुई तो अनुच्छेद स्वीकार हो जाएगा और इस प्रकार से अनुच्छेद संविधान का भाग बन गया। अध्यक्ष, अब सदन कल प्रातः 8 बजे के लिए स्थगित होता है और इसके बाद 19 मई 1949 के प्रातः 8 बजे के लिए सदन स्थगित हो गया। तो 18 मई 1949 को संविधान सभा में जो चर्चा हुई उस पर विस्तार से हमने अपनी बात को रखी। आपको मुझे लगता है कि पूरा इंटरेस्ट आया होगा। अब संविधान सभा में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा होनी शुरू हो गई। आपको आनंद आ रहा होगा। कल 19 मई, कल अपने यहाँ पर रविवार है, आपको रविवार नहीं करना है क्योंकि वहां उस दिन क्या बृहस्पतिवार है। अपने यहाँ पर कल रविवार है, तो आप उसको ऐसा मत मान लीजिएगा। फीडबैक आपको लगातार शेयर किया जा रहा है। आप जब आप पॉजिटिवली सब अच्छा ही दे रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो आप जुड़े रहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है, ये एक अलग टाइप की चर्चा है और मैं तो निवेदन करूंगा कि आप अपने अन्य साथियों को भी जोड़े। यूट्यूब के जो साथी है वो भी इस बात को आगे बढ़ाए, क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारा ये लगातार ये दावा रहा कि भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो फिर इसको पढ़िए, इसको जानिए। संविधान जो एलिट डॉक्यूमेंट है उसको मास डॉक्यूमेंट बनाने में हमारे इस प्रयास में आप भी अपना सहयोग कीजिए। ये एक यज्ञ है, इसमें आपकी आहुति बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना काफी। कल रविवार है हमारे इन दिनों में, उस दिन बृहस्पतिवार था। कल भी अपनी बैठक होगी, जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।